स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे। आज है शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बाजार की इस हफ्ते हमने चाल जो देखी है, शुरुआत सोमवार को अच्छी हुई, मंगलवार को बाजार गिरा, बुधवार को फिर से चढ़ा, कल हमने फिर से बाजार में गिरावट देखी और कल की गिरावट थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड रही। रिलायंस ने दबाव बनाने का काम किया और इन्फोसिस के अच्छे नतीजों के बावजूद हमने देखा कि आईटी शेयर टूटे। लेकिन जो ग्लोबल संकेत आज हैं वो थोड़े से मिक्स्ड हैं। अमेरिका से थोड़े मिले जुले संकेत आए, नैस्डैक वहां पर थोड़ा सा चढ़ा, लेकिन डाउ में जो गिरावट रही वो 300 अंकों से ज्यादा की रही नतीजों के चलते। एशिया में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा गिरावट हो रही है और अब नजर ये है कि 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप किन देशों के साथ ट्रेड डील करते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है और बाजार का पेशेंस भी कहीं न कहीं टेस्ट हो रहा है कि ये होगा कब। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगले 2.5 घंटे आपकी हम पूरी की पूरी पक्की वाली प्लानिंग कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगे और नतीजों का सीजन चल रहा है तो नतीजों पर विशेष हमारा फोकस होगा। कुछ अच्छे रिसर्च भी होंगे, लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 ऐसे ट्रिगर्स के साथ जिन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए और ये फोकस में रहने वाले हैं। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत जो हैं वो हम देख रहे हैं कि थोड़े से मिक्स टू नेगेटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि डाउ 316 अंक फिसला है, नैस्डैक S&P 500 ने हालांकि नया शिखर बनाया है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक नीचे आपको दिखाई देगा कल की गिरावट के बावजूद। 25,000 के नीचे है गिफ्ट निफ्टी और एशिया में सारे के सारे बाजार जो प्रमुख बाजार हैं, चाहे वो निकेई हो, चाहे वो हैंगसेंग हो, कोस्पी हो, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। निकेई में करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी है। 2 सत्र में करीब 2000 पॉइंट निकेई चढ़ा था और आज प्रॉफिट चेकिंग वहां पर हो रही है। हांगकांग के बाजार में देख रहे हैं करीब 170 अंकों के आसपास की गिरावट है। तो एशिया से संकेत बाजार के लिए आज हैं कमजोर, लेकिन एक संकेत और बाजार को परेशान कर रहा है और वो है एफआईज की। एफआईज की चौथे दिन बिकवाली हुई है और अगर हम इस महीने को देखेंगे तो करीब 28,000 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हो गई है कैश में एफआईज की ओर से। हालांकि डीआईएस की खरीदारी लगातार जारी है, डीआईएस सपोर्ट दे तो रहे हैं, लेकिन एफआईज की बिकवाली या फिर उनकी तरफ से बाइंग का नहीं लौटना बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा सा वीक जरूर कर रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस के नतीजे आए हैं मजबूत और एसबीआई लाइफ के नतीजे आए हैं मिले जुले। तो अभी तक जो अर्निंग सीजन बीता है मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर से आए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले नतीजे बाजार के लिए आए नहीं हैं और ये चीजें जरूर बाजार पर असर डाल रही है। कल हमने देखा था कि बाजार अगर गिरा तो उसमें बड़ी वजह ये भी थी कि अर्निंग को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। एकमात्र चीज ये थी जो लग रहा था कि सेंटिमेंट को अपलिफ्ट करने का काम करेगी, लेकिन अभी तक जो चाल रही है वो मिली जुली रही है और आज के सत्र के लिए भी हम देख रहे हैं कि जो संकेत आ रहे हैं बजाज फाइनेंस से या फिर एसबीआई लाइफ से मिले जुले हैं। आईटी में साइंस के नतीजे काफी खराब आते हुए देखे, हर पैरामीटर पर हमने गिरावट देखी है और आज अब कई सारे नतीजे फोकस में रहने वाले हैं, उन पर भी आगे हम करेंगे चर्चा। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे हैं ये जरा विस्तार से समझ लेते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किस तरह के संकेत हैं? थोड़ा मामला आज भी ढीला ही लग रहा है वैसे। हाँ अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और कल भारतीय बाजार ने कमजोरी दिखाई और आज सुबह ग्लोबल बाजारों से भी संकेत अगर देखेंगे टुवर्ड्स डाउनसाइड ही ज्यादा विजिबल नजर आ रहे हैं। हालांकि यूएस के मार्केट्स में कल मिली जुली चाल जरूर थी। नैस्डैक और S&P के नए रिकॉर्ड्स को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, अच्छी खासी मजबूती वहां पर नजर आई थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन करीब 100 अंकों की बिकवाली दिखा रहा है। एशियाई बाजार जो है वहां से भी हम देख रहे हैं कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार की मिली जुली शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे। 2 दिनों की शानदार तेजी देखने के बाद डाउ में हमने कमजोरी कल के सत्र में देखी। दिन भर इनफैक्ट वॉलेटाइल ट्रेड्स वहां पर थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद भी नैस्डैक जो है मजबूती के साथ बंद हुआ और S&P 500 इंडेक्स दिन के दौरान ऊंचाई पर भी पहुंचा। नैस्डैक भी ड्यूरिंग द सेशन एट डेज हाई पहुंचकर एक अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था और टुवर्ड्स क्लोजिंग इन दोनों इंडेक्सेस में मजबूती का ट्रेंड नजर जरूर आया। डाउ की तरफ से डाउनसाइड विजिबल थी। इस हफ्ते डाउ की अगर बात करें करीब 1% और नैस्डैक और S&P 500 में करीब 1.25% तक की मजबूती रही।
है। तो अभी जिस तरह भारतीय बाजार की तस्वीर बता रहे थे कि पूरा हफ्ता किस तरह का पैन आउट होता हुआ दिखा, विदेशी बाजार में यूएस के मार्केट्स में ये पूरा हफ्ता जो है ठीक ठाक नजर आया। उसकी एक वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़े शॉकर्स या अनाउंसमेंट्स वैसे नहीं आए जो कि बाजार के मूड को, मोमेंटम को डेंट कर जाएं या सेंटिमेंट खराब कर जाएं। तो इसके चलते अमेरिकी बाजार ठीक ठाक ड्यूरिंग द एंटायर वीक ट्रेंड करते नजर आए। भारतीय बाजार की ही तरह अमेरिकी बाजार में भी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो उस पर भी लगातार फोकस है जरूर। अल्फाबेट के अनुमान से बेहतर नतीजे रहे और इसी के चलते नैस्डैक को काफी हद तक सपोर्ट मिला। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स और वहां पर अच्छे नंबर्स आना और वहां के टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए काफी बेहतर साबित होता हुआ। S&P 500 हमने देखा 155 नतीजों में से 83% अनुमान से बेहतर रहे। तो जिस तरह कंपैरिजन हम नंबर्स की यहाँ करते हैं, निफ्टी कैटेगरी के जो नंबर्स आए उनमें से कितने नंबर्स बेहतर रहे, कितने मिले जुले, कितने कमजोर। S&P 500 में जो नंबर्स आए उसमें 83% नंबर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो अगेन अ पॉजिटिव फॉर दिस इंडेक्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले टैरिफ को लेकर जो ऐलान हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर तमाम पर नजर है। इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ को लेकर कब अनाउंसमेंट आएगा इसका इंतजार तो हमें है ही। सो यूएस मार्केट की तस्वीर कुछ ऐसी रही। और इसके अलावा एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, 2 दिन में 1000 अंक दौड़ने के बाद निक्कई में हम नरमी के साथ आज के सत्र में कामकाज देख रहे हैं। कॉस्पी में भी कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी, अभी भी सपाट कारोबार वहां पर देखने को मिल रहा है। अन्य संकेतों की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल $69-70 बैरल और ग्लोब के फ्रंट पर ट्रेड सेटअप, टैरिफ के फ्रंट पर जो अनिश्चितताएं हैं उसका असर सिर्फ इक्विटी मार्केट्स पर नहीं, कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोने चांदी की चाल में विदेशी बाजार में थकान है, घरेलू बाजार में भी कल बिकवाली का दबाव। हालांकि इन कंपैरिजन अब भी अगर देखें, सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है चांदी को। कल के सत्र में घरेलू बाजार में दोनों प्रेशियस मेटल सोना चांदी बिकवाली झेल रहे थे और घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशी बाजार में चांदी में थोड़ा मोमेंटम था, लेकिन गोल्ड में ग्लोबल फ्रंट पर भी कमजोरी थी। ब्रेंट क्रूड $69-70 बैरल, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% और डॉलर इंडेक्स 97 के लेवल्स पर। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार के संकेत जो हैं यूएस के मिले जुले जरूर कहे जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में विदेशी बाजार से कमजोरी हाथ लगी है। सॉन्ग की गिरावट, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन, कल की हमारी कमजोरी को याद रखना होगा। और एशियाई बाजार भी कुछ खास बढ़त के साथ तो इस वक्त ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। सो कंसर्न्स हैं। फ्राइडे सेशन है तो हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेशन भी कम नजर आए, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार की तरफ अब रुख करेंगे। भारतीय बाजार और साथ साथ इनफैक्ट यूके और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील साइन हुई है, अभिषेक वैसे तो लगातार आई थिंक 3 सालों से इस डील का इंतजार था भी। सिनर्जी है दोनों देशों के लिए, दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए और हिस्टोरिक मोमेंट इन इटसेल्फ। और इससे दोनों देशों में विन विन सिचुएशन, इकोनॉमी और बिजनेसेस को काफी हद तक फायदा मिलता दिखेगा, जिस पर विस्तार से हम बातचीत भी कर रहे हैं। डेफिनेटली मानसी, देखिए काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी और फाइनली जाके डील हो गई है। और यूके के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की मौजूदगी में ये डील साइन की गई है, तो एक बढ़िया डेवलपमेंट है। लेकिन यह है कि हाँ, इसका अनुमान पहले से था। और यूके को जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हम करेंगे, इंजीनियरिंग गुड्स का करेंगे, केमिकल का करेंगे, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जो सस्ती हो जाएंगी यहाँ पर, जो एक्सेस मिल रहा है यूके को भारत में, उसमें स्कॉच विस्की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चॉकलेट है, कॉस्मेटिक्स है और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब खाने पीने की कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सस्ती होने जा रही हैं। लेकिन जो मेजर जो बेनिफिट है, आप देखिए टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर को बेनिफिट होगा क्योंकि 0% ड्यूटी अब हो गई है। पहले 8 से 16% की ड्यूटी थी। लेदर फुटवेयर को लेकर इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होगा क्योंकि 0% ड्यूटी हो गई है यूके में। पहले 8 से 16% की ड्यूटी थी। इसकी तरह जेम्स ज्वेलरी, मरीन फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग केमिकल, ये सब 0% ड्यूटी। तो बड़ी अच्छी सहमति बनी है और इन सेगमेंट्स को बेनिफिट्स होगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक प्राइसेस पर हम तुरंत उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। ये है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में इस चीज़ के बेनिफिट्स इन सेक्टर्स को रियलाइज होने शुरू होंगे। तो एक डील होनी थी। अब यह है कि 99% हमारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है यूके में। और यूके की बात करें तो उनके करीब 90% प्रोडक्ट्स पर हमारे यहाँ उनको रिलैक्सेशन मिली है। तो बढ़िया है। 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब होगी। फाइनली जाके इस चीज़ को लेकर सहमति बन गई और डील आखिरकार अब ये साइन हो गई है। एक गुड साइन निकल के आई है। लेकिन देखते हैं कि क्या इससे संकेत डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं और वो कब डील करते हैं भारत के साथ, क्या अरेंजमेंट बनता है। क्योंकि जीएम क्रॉप्स, जीएम सीड,
इसके अलावा डेयरी, फूड प्रोडक्ट्स, इनको लेके थोड़ा सा ना डेडलॉक है दोनों देशों के बीच में। भारत चाहता नहीं है कि इसको ओपन अप किया जाए, क्योंकि बहुत सारे छोटे किसान, छोटे लोगों के साथ के हितों से जुड़ा हुआ मसला है। अगर वहाँ से अगर हम सस्ता इंपोर्ट अगर करने लगे तो फिर यहाँ पर किसानों के हितों से समझौता करना पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो देखते हैं कि ट्रंप कब करते हैं, और ट्रंप का जो इंतज़ार है ना, ये भी बाजार को परेशान करने का काम कर रहा है वैसे। बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप फेड रिजर्व के जो है पहली बार आई थिंक गए होंगे बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कोई प्रेसिडेंट फेड रिजर्व गए, और वहाँ पे उनका टोन चेंज हो गया। अब वो कह रहे कि फायर नहीं करने वाले हैं उनके जो पावल को, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। लेकिन ऑफ कोर्स एफआईज की भी बात कर लेते हैं। अभिषेक, एफआई शॉर्ट्स जो है अब वापस से थोड़े कंसर्निंग लेवल्स पे आ गए हैं, थोड़ी सी जो है बढ़ गए हैं, और एफआई लगातार चौथे दिन से बिकवाली करे। किस तरह देख रहे हैं आप एफआईडीआई का सेटअप अभी? शरद, देखिए एफआईज को लेकर प्रॉब्लम तो है, और मतलब बाजार ऐसा नहीं कि बाजार बिना एफआईज के चलते नहीं हैं, चलते हैं, बट ये कि थोड़ी सी ना स्पीड कम हो जाती है, फिर ठिठक के चलना पड़ता है। तो हम क्या ना कि हम तेजी के रथ पे सवार थे, 21,800 से लेकर हमने 25,000 के ऊपर की हमने जर्नी तय की थी, और ये उम्मीद करके चल रहे थे कि नहीं, ये तेजी का मोमेंटम और बने, और जो हम प्रीवियस हाइज जो थे बाजार के उसको टेस्ट करें, जो कि 26,000 के ऊपर के हैं। तो उस बेचैनी में थोड़ी सी ना तड़प बढ़ रही है कि आखिर ये होगा कब, एफआईज आएंगे कब, और क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं शरद, कि पिछले 3 साल 22, 23 और 24 के जो आंकड़े रहे ना, एक साल ही ऐसा हुआ है कि एफआईज नेट बायर रहे हैं, बाकी 4 सालों में नेट सेलर ही एफआईज रहे हैं। तो एफआईज ने वैसे सपोर्ट करने का काम किया नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, चूंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल्स अच्छे थे, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, तो हम उम्मीद करके चल रहे थे कि एफआईज आएंगे। बट ये है कि हाँ, अर्निंग ग्रोथ वाला मामला फंसता है कि एफआईज क्या देख के आए भारत में। अल्टीमेटली तो उन्होंने फिर कंपनीज को ही देखना है, कंपनियां कैसे परफॉर्म करती हैं उसको देखना है, बेट उसी पे करना है, पैसे फिर उसी हिसाब से लगाने हैं। और बाकी क्या है कि बाकी दुनिया भर के बाजार हैं थोड़े थोड़े सस्ते हैं। आप जर्मनी देख लीजिए, यूके देख लीजिए, जापान देख लीजिए, रिलेटिवली आप देखेंगे तो वहाँ पर वो कंफर्ट है। हमारे यहाँ जो हिस्टोरिक जो पी होते हैं ना, 19-20 के आसपास होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट क्या ना 22.5 के आसपास का पी बाजार इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाता है। तो या फिर तो आप अर्निंग ग्रोथ बड़ी तगड़ी दीजिए। अब पिछले साल की जो हमने अर्निंग ग्रोथ देखी थी, कितनी थी, रफली अराउंड आई थिंक 5% के आसपास की थी। इस साल में उम्मीद है कि वो 11-12% होगी। अगर हम FY26 की बात करें तो Q1 में तो 5 से 6% के आसपास की उम्मीद है। तो देखते हैं कि कब आते हैं। लेकिन ये कि हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। उतनी भी कोई बाजार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 57,000 के आसपास तो निफ्टी बैंक है ही, मतलब ऑल टाइम हाई पे ही है। बाकी आपके यहाँ रेट कट वाला एक सिनेरियो अच्छा हुआ है, 1% रेट कट हो गया है, टैक्स बेनिफिट्स मिला है, तो कंजम्पशन आपके यहाँ बूस्ट होने की उम्मीद है आगे। आरबीआई से, रेगुलेटर से पूरी की पूरी तरह से सपोर्ट है बाजारों को। लिक्विडिटी के फ्रंट पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है, और डीआईज तो बाई कर ही रहे हैं। डीआईज को तो ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है बाजार में, क्योंकि आप कल भी देखिए, कल भी हमने बाइंग के अच्छे फिगर देखे हैं डीआईज की तरफ से। और डीआईज की अगर हम लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो 63% के डीआईज लॉन्ग हैं। एफआईज की अगर हम लॉन्ग की बात करें, कल फिर से हमने देखा कि 15% के नीचे का आंकड़ा आ गया। तो मतलब लोज पर हैं। यहाँ से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि अर्निंग्स अगर बेहतर आते हैं तो एफआईज को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, करीब 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं नेट 24 जुलाई के जो आंकड़े हैं, और 85% से ज़्यादा शॉर्ट हैं एफआईज। तो यहाँ से मुझे लगता नहीं कि बिकवाली ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कब खरीदेंगे ये थोड़ी सी ना चिंता की बात एक ज़रूर बनी हुई है। और अगर एफआईज की बाइंग अगर लौट आई, डीआईज तो अपना काम कर ही रहे हैं, एफआईज का साथ अगर मिल जाए तो फिर बाजार में आप एक सस्टेन मूव देख सकते हैं। अदरवाइज क्या है ना कि और देखिए ट्रिगर वही बनेगा, ट्रिगर्स अर्निंग ही बनेंगे। अब तक के जो नतीजा है ना, वो कोई उत्साह बढ़ाने वाले आए नहीं हैं। और अब आगे अभी इंतजार है। कल भी बजाज फाइनेंस के नंबर अच्छा आए हैं, एचडीएफसी लाइफ के थोड़े से मिले जुले नंबर आ गए। तो जब तक अर्निंग्स बैक टू बैक कुछ और बड़ी कंपनीज के ना आए, तब तक थोड़ा सा ना एफआईज हो सकता है कि सबड्यूड रहें। तो देखते हैं क्या होता है शरद। लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ से ना और ज़्यादा बिकवाली एफआईज की तरफ से मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से और ज़्यादा होगी। शॉर्ट कवरिंग आप हो सकता है कि अगले हफ्ते की जो
अब हमारी मंथली एक्सपायरी है, उसके पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का पुश आते हुए आप देखेंगे एफआईज की तरफ से, और थोड़ा सा बाजार को सहारा देने का काम आगे वो चल के करेंगे। लेकिन जुलाई में अब तक 28,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आ चुकी है, और नेट नेट ये 4 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि सेलिंग है मंथली बेसिस पर, और ये शायद आप आंकड़े देखेंगे कि ब्रेक लगेगी 4 महीने की बाइंग पर। तो एफआईज ने थोड़ा सेंटिमेंट वीक किया तो है, लेकिन उम्मीद यह है कि आगे वो लौटेंगे और यहां से अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखेंगे शॉर्ट कवरिंग के जरिए। नेक्स्ट वीक शायद एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। देखिए बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आने वाले हैं। 1 अगस्त भी जो है नेक्स्ट वीक पे मार्केट पे वॉलेटिलिटी रहेगा, वेट एंड वॉच रहेगा। बहुत सारे एसेट क्लासेस भी जो है अभी वेट एंड वॉच पे हैं। रेंज बाउंड एक मार्केट आ गया है, और धीरे धीरे करके अब क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, और यूएस का ट्रेड इंडिया के साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसकी भी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अभिषेक निफ्टी की बात करें, निफ्टी के चाल पे यहाँ पे जो है सपोर्ट अर्निंग से नहीं आ रहा है। मतलब रिलायंस पे भी जो है भारी गिरावट देखने मिली, आईटी खेमे पे भी जो है हमने देखा सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो गया। जो हैवी वेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे निफ्टी को। हालांकि देखिए 24,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अभी भी बना हुआ है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम बार बार बता रहे थे दर्शकों को। तो अभी किस तरह प्लेस करके रखें निफ्टी को, इस पे ज़रा बताएं, और आगे जाते हुए क्या जो है मूव्स देख सकते हैं, या आज का क्या स्ट्रक्चर निफ्टी का लग रहा है आपको? शरद देखिए, कल के सत्र में हमने गिरावट तो देखी, और कल के सत्र में जो पॉजिटिव चीज यही रही कि निफ्टी ने 25,000 के लेवल को बचाया। निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग दी 57,000 के ऊपर जाके दी, तो क्लोजिंग बेसिस पर उस लेवल को डिफेंड करने का काम किया। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि रिलायंस बाजार के लिए मतलब एक विलन के तौर पर काम कर रहा है, और गिरावट रिलायंस में बढ़ रही है। कल रिलायंस ने बाजार को परेशान करने का काम किया। इन्फोसिस के नंबर्स ठीक थे, हम चर्चा कर भी रहे थे कि इन्फोसिस सपोर्ट करने का काम करेगा, शायद आईटी शेयर सहारा देंगे बाजार को, लेकिन कल वो भी गायब हो गया। और थोड़ा सरप्राइजिंग रहा आईटी का जो कल का मूव रहा ना, उसके पीछे की वजह रही, कल हम शाम को चर्चा कर भी रहे थे कि ट्रम्प का जो बयान आया ना, अब देखिए बाजार ये है ना सेंटिमेंट का गेम है। सेंटिमेंट किस तरह से आते हैं, फिर स्टॉक्स पे मूवमेंट, फंडामेंटल बाद में काम करते हैं, टेक्निकल से बाद में काम करते हैं, सेंटिमेंट्स पहले काम करते हैं। सबसे प्रमुख वो हो जाता है, और प्रमुखता उसको देनी भी चाहिए। ट्रंप ने जो एआई को लेकर जो कॉन्फ्रेंस थी वॉशिंगटन में, जहां पर उनका स्टेटमेंट आया कि हमारी आईटी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, नौकरी ये भारतीयों को दे रही हैं, फैक्ट्रियां ये चीन में जाके बना रही हैं, पैसे कहीं और रख रही हैं, इनको सोचना चाहिए अमेरिका के बारे में पहले, अमेरिकी लोगों के हितों के बारे में पहले विचार करना चाहिए, और बाकी लोगों को बाद में तरजीह दें। तो थोड़ा सा ना इसको नेगेटिवली फिर ये देखा गया, और कल हम आईटी में कल प्रेशर देख भी रहे थे, क्योंकि आपकी रेवेन्यू आती है करीब करीब 50 से 60% अमेरिका से। हेविली हम डिपेंडेंट हैं नॉर्थ अमेरिका से आने वाले रेवेन्यूज़ को लेकर। हाल फिलहाल हालांकि वहाँ पर अच्छी चीज़ें हुई हैं। अमेरिकी अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा कॉस्ट कटिंग हो रही थी, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर थोड़े से प्रेशर की खबरें आ रही थी। वो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी कंसर्न्स दूर हुए हैं, लेकिन ये ट्रंप ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा है। नतीजों को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, बावजूद उसके वो तेज़ी टिक नहीं पाई, और थोड़ा सा ना परेशानी वाली ये चीज़ है। हालांकि नेस्डेक लगातार रिकॉर्ड हाइस पर है, आप थोड़े से ना डीकपल्ड दिख रहे हैं नेस्डेक से। मतलब हालांकि नेस्डेक में जो कंपनीज है ना वो प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं, वो चाहे हम अल्फाबेट की बात करें, मेटा की बात करें, या फिर जो भी कंपनीज वहां पे हैं वो सारी प्रोडक्ट बेस्ड हैं, आईबीएम वगैरह सारी। आप हैं सर्विसेज वाली इंडस्ट्री, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, ये ना टिक पाना। बाकी रिलायंस परेशान कर ही रहा है। और आज देखिए शुक्रवार का दिन है शरद, थोड़ा सा ना वोलेटाइल आज रहेगा माहौल। अब होता यह है कि अब चूंकि ग्लोबल लिंकेजेस हैं आपके मार्केट्स के, हम टैरिफ को लेकर हम इंतजार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या कहेंगे, कितने टैरिफ पर अरेंजमेंट बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर डील करते भी है ना, तो फिर बाद में जो स्टेटमेंट उनके आते हैं थोड़े धमकी वाले अंदाज में आते हैं। हालांकि हाल फिलहाल थोड़े से उनके स्टांस सॉफ्ट रहे हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो हमारा मुख्य मकसद तो अपनी कंपनीज के लिए एक्सेस खोजना है, और जो देश हमें एक्सेस देंगे हम टैरिफ उन पर घटाएंगे। अब भारत के साथ ये मुद्दा फंसा हुआ है। अब ये थोड़े से ना इंतजार थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है। 1 अगस्त की डेडलाइन ट्रंप ने वैसे दे रखी है, हालांकि बार बार ये भी कहते हैं कि डेडलाइन के बाद भी नेगोशिएशंस हो सकते हैं, जैसा कि जापान के केस में भी हुआ कि पहले उन्होंने 25% का टैरिफ लेटर दे दिया, बाद में फिर वो 15% पर सहमति बन गई। तो थोड़ी सी ना ये असमंजस की स्थिति है, और ये जो असमंजस की स्थिति है ये बाजार को परेशान करने का काम कर रहा है।
करना ये है निफ्टी में कि देखिए आज मुझे उम्मीद है कि शायद आईटी में थोड़ी रिकवरी आए। थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन थोड़ी रिकवरी आज आ सकती है आईटी शेयरों में, और हो सकता है थोड़ा बाजार को सपोर्ट देने का काम ये करें। निफ्टी के लिए यहां से अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, जो ऑप्शंस के जो डेटा देखकर जो संकेत मिल रहे हैं, सपोर्ट लेवल होगा 24,900 का, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 का रेजिस्टेंस का स्तर होगा। देखिए प्रीवियस वीक के जो हाइस है ना 25,255, कल बाजार उसके आसपास गया, वहीं से घूम गया, वहां से नीचे चला गया, वहां पर टिका नहीं। तो 25,200 के एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। इसके ऊपर अगर फिर जाता है तो फिर आप कोई ट्रेड कीजिए। नया ट्रेड लेने से ना आज थोड़ा मुझे लगता है बचना चाहिए। निफ्टी में आज नया ट्रेड लेने से बचना चाहिए। अगर किसी की अगर लॉन्ग्स हैं तो वो 24,900 के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड कर सकते हैं। आज थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल हमने शरद कल देखा कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई, और निफ्टी बैंक को लेकर दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि 57,000 के ऊपर निफ्टी बैंक जा रहा है, वहां पर टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 150 अंकों के आसपास की गिरावट ये रही। अब सवाल ये है कि निफ्टी बैंक को लीड कौन करेगा। एचडीएफसी बैंक को हमने देखा कि लगातार हाइस पर गया, 2,000 रुपए के ऊपर के उसके भाव थे। सरकारी बैंकों में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो थोड़ी सी असमंजस जरूर है। लेकिन निफ्टी बैंक मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप का ये कैंडिडेट निश्चित तौर पर हो सकता है। 56,500 का एक बढ़िया सपोर्ट है, और 57,300 के ऊपर अगर निकल गया मान लीजिए अगर निफ्टी बैंक, तो फिर शायद फिर से माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी बैंक बाय ऑन डिप कर सकते हैं। निफ्टी को लेकर मुझे लगता है आज थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बाय ऑन डिप की रणनीति जो है निफ्टी बैंक की तरफ से, और निफ्टी अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। ऑफ कोर्स वीकेंड भी आ रहा है, तो पोजीशंस अगर लाइट रहे तो वो बेटर है, क्योंकि ओवर द वीकेंड अगर यूएस ट्रेड डील पे कुछ अनाउंसमेंट्स आया या ट्रंप अपनी कुछ बात कहे और फिर वापस आ गए तो उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके ग्लोबली सारे ही एसेट क्लासेस अभी वेट एंड वॉच मोड पे आ गए हैं, और ये वेट एंड वॉच मोड जो है बाजार को शायद कंसोलिडेशन पे भी ला सकता है। तो ऑफ कोर्स शॉर्ट रेंज जो है बाजार में शायद ट्रेड कर सकता है। लेकिन आप चलिए अब हम चलते हैं तपन दोषी के पास, हमारे साथ जुड़ रहे फंडामेंटल गेस्ट है, और बाजार जो है तपन वापस से जो है एक कंसोलिडेशन मोड में आ गया, जो हमारी बातचीत हो रही थी। अब किस तरह आप देख रहे हैं बाजार, और कौन से सेक्टर्स पे जो आपकी नज़र है जहाँ पे कुछ ग्रोथ और देखने मिल सकता है? ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक ही मोस्टली रहेगा आपका व्यू पॉइंट, पर ज़रा बताएं। जी देखिए, जिस तरह से रिजल्ट्स आए कल, जो मेन रिजल्ट था बजाज फाइनेंस, वो मिले जुले रिजल्ट है। गाइडेंस में थोड़ा कॉशियस लगा मैनेजमेंट, और जिस तरह से आईटी के कल जो स्टॉक्स नीचे गए वो दिख रहा है कि ओवरऑल यहाँ आईटी में अभी भी प्रेशर है। तो अगर बैंकिंग के बाद कोई सेक्टर आता है तो आईटी आते हैं, उनका वेटेज आता है यहाँ, तो उसके वजह से ना आप देख तो निफ्टी में प्रेशर रहा है। बैंकिंग और एनबीएफसी अगर देखो तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, और जो कुछ मिड कैप के भी ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं। तो काफ़ी मिले जुले रिजल्ट रहे पूरे ये, अगर आप सीज़न देखो। और मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये सीज़न में यही है कि यहाँ इतना बढ़ोतरी नहीं होगी सीज़न में। आई थिंक सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स नो, आई थिंक हमें वो जो रेट कट आया है, इन्फ्लेशन डाउन है, उसका इम्पैक्ट हमें सेकेंड क्वार्टर से दिखेगा। खास करके एफएमसीजी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वहाँ और दिखेगा, कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी, और बैंकिंग और एनबीएफसी में भी, क्योंकि तब एक कह सकते हैं ना जो इंटरेस्ट रेट कट है उसका काफ़ी बेनिफिट जा चुका होगा। तो मेरे हिसाब से ना आई थिंक सेकेंड क्वार्टर विल बी मच बेटर। ये क्वार्टर में आई थिंक हम लोग जैसे हर रोज़ रिजल्ट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे। एक अच्छी बात हुई कल यूके और इंडिया का जो एफटी है उसके वजह से हमने कुछ सेक्टर में देखा कि बाइंग आई है, लेकिन ऑफकोर्स वो काफ़ी फैक्टरिंग था। आगे जाके अगेन इंडिया यूएस का क्या ट्रेड डील होता है उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन ये अभी भी मुझे ऐसा लगे 1-2 महीने हम लोग रेंज बाउंड रहेंगे। और सेक्टर स्पेसिफिक में ऑफकोर्स बैंकिंग, एनबीएफसी, सिलेक्टेड रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में भी आप देखिए हर एक के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको स्टेट वाइज पॉकेट वाइज देखना पड़ेगा। और कंजम्पशन में आई थिंक धीरे वहाँ तेज़ी आएगी। तो उस तरह से आप देखिए ऑटो में यूके और इंडिया के जो एफटीए हुआ है तो उसमें थोड़े कुछ ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो स्टॉक्स में भी नज़र रख सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ पर थेमेटिक आपकी अप्रोच बाजार में क्या होनी चाहिए?
इसको लेकर एक व्यू दिया तपन जी ने, मार्केट को लेकर भी अपनी राय दी। तपन जी गुड मॉर्निंग। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे आज के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। हरीश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। इसके अलावा सुमिता करीर हमारे साथ हैं। आगे हम समझेंगे कि जो भारत और यूके के बीच में जो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके मायने क्या हैं, किन सेक्टर्स को बेनिफिट होगा और कैसे भारत और यूके की जो आपसी व्यापार के अलावा जो आपसी संबंध है उसमें कैसे बेहतरी आएगी। बजाज फाइनेंस और SBI लाइफ के नतीजों की बातचीत करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें होंगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग शाह हैं, सृष्टि हैं और वरुण दुबे हमारे साथ हैं। लेकिन हरीश जी पहले आपके पास आएंगे। बताइए आज के आपकी टॉप पिक्स क्या है, कहां पर आपको लगता है कि पैसे बनेंगे? क्या तेजी के ही सौदे आपके पास हैं या फिर कोई सेल कॉल भी है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जिस तरीके से हमने कल का क्लोजिंग देखा था, ऑलमोस्ट 25,000 मैनेज किया इंडेक्स होल्ड करने में, और जिस तरह का आज का गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा उसके नीचे ही खुल सकता है, तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था। मुझे लग रहा है कि वो मेजर लेवल सपोर्ट बना रहेगा आज के लिए। अगर उसके नीचे खुलता है तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज अगर देखा है तो DMA के हिसाब से 24,950 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है मार्केट्स में, तो इसके वजह से मेरा एक बाय और एक सेल का ट्रेड रहेगा आज के लिए। और पहला बाई का ट्रेड देखा है तो मुझे लग रहा है कि दालमिया भारत, देखिए दालमिया भारत में ऐसा स्टॉक है जहां पे एक क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। जितना भी मार्केट में साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें क्लियरली देखा है तो बिल्कुल डिप से बाइंग आ रहा है हर बार। मुझे लग रहा है कि एक दालमिया भारत आज के लिए बाइंग कर सकते हैं वापस। मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक सपोर्ट टेस्ट किया और एक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि दालमिया भारत में ऊपर की ओर 2360 के लिए टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2210 का दालमिया भारत में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा सेल का, जो कि है एक्सिस बैंक। देखिए लास्ट कुछ दिनों में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला था, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया था। तो फिलहाल कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक बार वो जो कंसोलिडेशन से डाउन टिक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो मुझे सपोर्ट जोन इसका बन रहा है कि 1050 के अराउंड, तो 1050 के लिए आज के लिए ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेल कर सकते हैं एक्सिस बैंक। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1125 का। आज का क्लोजिंग दिया हुआ है, सॉरी कल का क्लोजिंग है 1095, तो मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1050 1040 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1125 के लिए। 1125 का स्टॉप लॉस होगा एक्सिस बैंक के लिए और 1050 का टारगेट होगा। ये आपके लिए सेल की रिकमेंडेशन है। करीब 1% गिर के ये शेयर कल के सत्र में बंद हुआ है। और दालमिया भारत पर बाइंग की रिकमेंडेशन है 2210 के स्टॉप लॉस के साथ 2360 के टारगेट आपको डालमिया भारत में मिलते हुए दिखेंगे। एक बाई और एक सेल, ये रिकमेंडेशन है हरीश जी की तरफ से। लेकिन एक काम करते हैं, कल जो नतीजा है ना जरा उसको विस्तार से समझते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद बजाज फाइनेंस के और SBI लाइफ के नंबर्स आए। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए कि ये किस तरह के नंबर्स आए हैं, क्या खास रहे इसमें। वरुण गुड मॉर्निंग। बताइए पहले कि बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे रहे हैं, क्या उसमें एक्साइटिंग चीज रही? देखिए नंबर्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब देखिए कंपनी का NII वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हुई, PPOP में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, मुनाफा 4,700 करोड़ रुपए के आसपास आया। हमने 4,650 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान लगाया था, तो वहाँ हर फ्रंट पे बीट देखने मिला है। ग्रॉस NPAs बड़े हैं, 0.96% से बढ़ के करीब करीब 1.03% के आसपास आए हैं, और ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोन लॉस प्रोविजन जो है साल दर साल बढ़े हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी कॉशियस है। एक तो मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चल के जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट का होगा वो यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। जो अभी 19% है वो करीब 15 से 16% के आसपास हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत एलिवेटेड था, खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में, जो कि वैसे भी ये कम करते जा रहे हैं इस पूरे सेगमेंट का एक्सपोजर। लेकिन दिक्कत की बात है MSME सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासा दबाव इस क्वार्टर में देखने मिला, और मैनेजमेंट उम्मीद नहीं लगा रहा है कि FY26 में कोई सुधार होगा। इनफैक्ट यहाँ से हालात शायद थोड़े और खराब हो सकते हैं MSME सेक्टर में। ये मैनेजमेंट के ओवरऑल कमेंट्री से समझ में आ रहा है। तो ये एक सेक्टर जो है वो इस कंपनी के लिए पेन पॉइंट होगा। तो शायद इस पे ज़्यादा रिएक्शन आपको आज देखने मिलेगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, सबको पता था नंबर्स अच्छे आएंगे, नंबर्स में कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन हाँ, जो कमेंट्री मैनेजमेंट की है वो थोड़ी कॉशियस है। नो डाउट इनने कहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं हैं।
अभी कंपनी ने अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम एक और क्वार्टर देखना चाहेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको कि गाइडेंस में कोई बदलाव करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, कमेंट्री थोड़ी वीक है। ठीक है। देखिए, नतीजों को ना विस्तार से समझने का मकसद ये होता है, कई बार आपको आंकड़े देख के अंदाजा नहीं लग पाता है कि आखिर नतीजे कैसे हैं। नतीजे जो भी आते हैं, जो भी डेटा आते हैं, ये सारे के सारे बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, ये पुराने डेटा होते हैं। बाजार जो चलता है या फिर स्टॉक्स पर लोग दांव लगाते हैं, वो आगे देखकर दांव लगाते हैं। तो थोड़ी कमेंट्री वीक है और एमएसएमई सेगमेंट को लेकर थोड़े से ना कॉशियस कमेंट्री रही है। हालांकि अगर हम एनआई की बात करें, 22% की ग्रोथ है, मुनाफे की बात करें 20% की ग्रोथ है, और नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए थोड़ी सी बड़ी है। तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। लेकिन तपन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजाज फाइनेंस 9,500 का स्टॉक हुआ करता था, अब 950 रुपये के आसपास का स्टॉक है और हमने देखा है कि 900 रुपये के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है प्राइस मूवमेंट पे। आप क्या सलाह देंगे बजाज फाइनेंस के निवेशकों को? जी अभिषेक जी, जैसे वरुण ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया किस तरह का रिजल्ट था, और यहाँ जैसे मैंने बोला कि मुझे भी यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी कॉशियस लगी। और सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। ऑफ कोर्स 6 टू प्राइस टू बुक वैल्यू है, वन ऑफ द रिच वैल्यूएशन कह सकते हैं, पिक्चर परफेक्ट है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ी भी अगर नो ऐसी कॉमेंट्री आती है तो थोड़ा दबाव आता है स्टॉक में, लेकिन हमें थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए बजाज फाइनेंस को देते हैं क्योंकि उनका हिस्ट्री जिस तरह से रहा है, एक तरह से हम ना 25% AUM ग्रो किया है इसे 4.5 लाख करोड़ बुक पे, यानी इट्स नॉट इजी, करेक्ट। और अगर आप देखो तो हमेशा प्रॉफिट भी बीट किया है या आसपास ही रहा है, तो वो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट बजाज फाइनेंस को हमेशा मिलेगा। हाँ, अभी क्या है कि लीडरशिप ट्रांजिशन भी हो रहा है, उनके एमडी ने रेजिग्नेशन दी है, लेकिन अभी राजीव जैन आए तो वो तो कैपेबल है, वो हमें सब पता है। लेकिन ये जो एक बात आई कि एमएसएमई में नो वो थोड़े लग रहा है कि उनको आगे जाके लोन बुक में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन देखिए, बजाज फाइनेंस हमें भी पता है वो एमएसएमई पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करती है और करेगी, क्योंकि उनका लोअर बेस रहता है कस्टमर फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस, तो वहाँ वो उनका सेगमेंट अच्छा रहेगा ही। बस वो देखना है कि किस तरह से वो जो एनपीए वो हैंडल करे। थोड़ा एनपीए बढ़ा है यहाँ से, तो वो एक आप कह सके थोड़ा नेगेटिव भी रहा, और आगे जाके भी वो फी बेस इनकम पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, वो उनके फेवर में है, तो आगे जाके कंज्यूमर फाइनेंस अच्छा खासा ग्रो होगा, क्योंकि आई थिंक दिवाली सीजन में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग देख पाएंगे, 20-25% का मिनिमम, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा बिकते हैं, वहाँ उनका अच्छा खासा सेगमेंट है, और क्रेडिट कार्ड ग्रोथ भी उनका अभी अच्छा चल रहा है। तो देखना पड़ेगा किस तरह से वो एनपीए अपने मेंटेन करते, क्योंकि ये जो कंज्यूमर फाइनेंस होता है, पर्सनल लोन होता है, एमएसएमई, वो हमेशा प्रोन होता है एनपीए के लिए। तो यहाँ थोड़े मैनेजमेंट कॉशियस, इसलिए इस प्राइस टू बुक वैल्यू पे मैं भी थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा नीचे आने की राह देखिए, क्योंकि अभी तो पिक्चर परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी होती है, थोड़े बीट होता तो देख पाते यहाँ से लेने का, लेकिन अभी तो आई थिंक होल्ड करना जरूरी है। और यार नीचे की राह देखिए, नया बाई की मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, नई खरीद की सलाह नहीं है, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कंफर्ट बिल्ड होगा। वैसे भी ना लिस्टेड स्पेस में ना विकल्प बढ़ गए एचडीबी फाइनेंशियल के एंट्री के बाद बाजार में। तो बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू, लेकिन बाकी आज कौन से शेयरों पर नजर रहेगी, इस पर तुमने व्यू ले लिया, लेकिन नतीजे और भी आए हैं। एसबीआई लाइफ के नंबर आए, साइंट के नंबर आए, खबरें बहुत आई हैं, और शरद के पास है पूरी की पूरी लिस्ट। शरद बताइए आज और कहाँ फोकस रहेगा इसके अलावा? अभिषेक, अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा, खबरों वाले शेयर्स भी थोड़े कुछ हैं, लेकिन अर्निंग्स में कुछ खास नहीं आया है। इनलाइन या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कोई काउंटर्स पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और निफ्टी की भी आप स्नैपशॉट देखें तो यहाँ पे भी जो है मिले जुले और कमज़ोर नतीजे अभी भी ज़्यादा है, मजबूत सिर्फ और सिर्फ 4 है। आपको अर्निंग्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी कवर कर ली, लेकिन साइंट पे जो है हमें नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो मिले जुले नतीजे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। कंपनी ने अपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस को कार्व आउट किया है, लेकिन कुछ खास ग्रोथ नहीं आया है। और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में कल परसिस्टेंस और कोफर्स की भी भारी पिटाई देखने मिली थी। आज शायद मिड कैप आईटी स्पेस में साइंट में भी एक्सीडेंट आ सकता है। एम्फेसिस की भी बात करें तो कुछ खास नतीजे नहीं आए हैं, एकदम मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, एकदम फ्लैटिश आया सिक्वेंशियली। लेकिन एक छोटे या मिड साइज कंपनी के लिए जो डील विन है, ये इंपॉर्टेंट बात मुझे दिखी, $760 मिलियन का आया है। तो इसके कारण ऑफ कोर्स स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है या एक पॉजिटिव अपमूव भी आ सकता है, एक सरप्राइज देखने मिल सकता है। फिनिक्स मिल्स लार्जली न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और
बोर्ड ने अप्रूव भी किया लगभग 5,500 करोड़ की बाय आउट, जो सीपीपी की स्टेक है ISMDL में, एक टाइप से एक जेवी था, तो एक टाइप से आप कह सकते हैं एक अच्छी विंडफॉल कंपनी में देखने मिल सकती है। नेट नंबर्स जो हैं डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और अब सीजनली देखा जाए तो इतना खुद खास ये क्वार्टर होता नहीं है मॉल्स के लिए लार्जली, तो उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यूटीआई एएमसी में जो है कल भी हमने भारी सेलिंग देखी थी, आज देखे तो पहले तिमाही के नतीजे कमज़ोर आए हैं। पैट जो कोर पैट है वो कमज़ोर है, हायर टैक्स रेट देखने मिला है, और इंटरेस्टिंगली इनका मार्केट शेयर भी लूज़ हुए जा रहा है। हम बार बार बता रहे थे कि ये सबसे सस्ता एएमसी स्टॉक है, अब शायद पता चल रहा है कि ये सबसे सस्ता एएमसी स्टॉक क्यों है। नेट प्रॉफिट सिर्फ 7% की जो है डाउनग्रेड देखने मिली है, लगभग 7% का डी ग्रोथ आया है। लेकिन अभिषेक खबरों वाले शेयर्स भी बहुत है। फार्मा स्पेस से जो है न्यूज़ फ्लो बहुत आ रहा है। सन फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया है फार्मा एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन में यूएस के कोर्ट में, और सन फार्मा और उनके जो सब्सिडरीज है $200 मिलियन की एग्रीगेट पेमेंट करने वाले हैं। औरोबिंदो फार्मा एजेंसी से खबर आ रही है कि यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ ये भी बिड डाल सकते हैं। जेंटिवा करके एक टाइप से जेनरिक ड्रग मेकर है जिसका वैल्यू लगभग $6 बिलियन का है। एसआरएफ वॉलेटाइल काउंटर नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कौन कॉल जो मार्केट आज के बाद आया यहाँ पे कमेंट्री अच्छी आई है। प्राइसिंग एनवायरनमेंट पैकेजिंग बिजनेस में इंप्रूव कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स की गिरावट का भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पैकेजिंग स्टॉक्स में 1-2 क्वार्टर के लैग में देखने मिलता है। और बोर्ड की अप्रूवल भी आई है कैपेसिटी एक्सपेंशन 740 करोड़ रुपए की, तो ऑफकोर्स एक अप मूव देखने मिल सकता है। बीएल को 560 करोड़ का ऑर्डर है जो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और बजाज कंज्यूमर की बात करें तो एक दूसरा शेयर बैक आया है लगभग 4.7% स्टेक का, 190 करोड़ का, 290 रुपीज़ पर शेयर का। लेकिन इनकी अर्निंग्स देखें तो वीक साइड ही अर्निंग्स देखा गया है, तो शायद बाजार इसको नेगेटिव ले। ऑफकोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज़ तो हम बता दिए, खबरों वाले शेयर्स भी बता दिए, और इम्पोर्टेंटली अर्निंग्स पे भी फोकस था। लेकिन ब्रोकरेजेस में कहाँ पे फोकस है वो सारी डिटेल्स हमें रविंदर बताएंगे। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी वाली कंपनी से। तो उसमें जो पहला है बजाज फाइनेंस, जहाँ पर बजाज फाइनेंस से कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उस पर आज कुछ ब्रोकरेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया न्यूट्रल पर, जो उन्होंने पहले ओवरवेट रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 970 पर रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 980 का। सीएलएसए ने मेंटेन रखा है एक्यूमुलेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस में यहाँ पे हाइक किया है 1150, और जो अर्लियर टारगेट प्राइस था 1100 का। जेफरीज ने भी यहाँ पे अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, और उन्होंने अपने टारगेट प्राइस में जो है बढ़ोतरी की है, 1100 पर रखा है, जो उन्होंने पहले टारगेट प्राइस रखा था 1044 का। अगला जो है नेस्ले इंडिया, जहाँ पर नेस्ले इंडिया पर मोतीलाल ने जो है न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 2400 का रखा है। और उनका मानना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में वो लो सिंगल डिजिट पर रहा है। और ईपीएस एस्टिमेट में भी जो है मोतीलाल ने कटौती की है। FY 26 और 27 का जो ईपीएस एस्टिमेट है उसमें 4% और 1% का जो इसमें कट किया है। सीएलएसए ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है नेस्ले इंडिया को होल्ड रेटिंग पर, जो उन्होंने पहले एक्यूमुलेट रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस में भी जो है कट करके रखा है उन्होंने 2436। गोल्डमैन सैक ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने कट किया है 2300 पर, एज कम्पेयर टू जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 2335। नोमिरा ने यहाँ पे मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो इन्होंने भी कट किया है 2625 पर। और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 2081 का रखा है। अगला जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर नुआमा ने जो है मेंटेन रखी है बाय रेटिंग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर, और टारगेट प्राइस जो 2250 का रखा है, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 2100 का। उनका मानना है कि जो मार्जिन रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और मैनेजमेंट ने जो है टारगेट किया है कि FY 26 का जो एपी है, एपी ग्रोथ जो है वो मिड टीन्स में रह सकता है, और वीएनबी मार्जिन जो है वो 26 से 28% का रह सकता है। मोतीलाल ने भी यहाँ पे मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 2140 का रखा है। उनका कहना है कि एसबीआई लाइफ जो है वो 16% और 19% एपी और वीएनपी ग्रोथ हो सकता है FY 25 से लेकर 27 तक। इसी के साथ साथ एसआरएफ भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 3650 का रखा है। उनका मानना है कि जो केमिकल और पैकेजिंग सेगमेंट है उसके चलते जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उसमें जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और उनका मानना है कि जो रेवेन्यू एबिटा और एडजस्टेड पैट है वो 16%, 30% और 42% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है ओवर FY 25 से लेकर 27 तक। नोवामा ने भी यहाँ पे मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 3622 का रखा है। आखिर में बात करेंगे कैनरा बैंक की। यहाँ पर कैनरा बैंक ने भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखी बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 135 का रखा है। और उनका मानना है कि बैंक जो है बैंक का जो ROA और ROE है वो 1.1% और 19% पर ग्रो हो सकता है FY 27 में।
जी बिल्कुल, धन्यवाद रविंदर, इम्पोर्टेंट ब्रोकरेज कॉल्स आप बताए। लेकिन चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं जहां पे हम और डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड और मिले जुले विदेशी बाजार के संकेतों के बीच आज शुक्रवार के सेशन में भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होगी, इसी पर लगातार हमारी नजर है। और इस शुरुआत से ठीक पहले आपकी पूरी तैयारी करने की का जिम्मा हमने लिया है और हमारे साथ हमारी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एक एक कर जुड़ रही हैं, जो कि आपको बाजार पर अपनी एनालिसिस से काफ़ी हद तक गाइड करेंगी। वॉलेटाइल है मार्केट्स और इस वक्त अगर आप देखें ग्लोब के फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है, भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट का सीजन चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक एक कर बाजार को काफ़ी वॉलेटाइल बनाती है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि 25,000 से लेकर 25,200 के दायरे को सस्टेन ज़रूर कर पा रहा है बाजार, विच इन इट सेल्फ इज़ अ पॉजिटिव। छोटी सी ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ अगर चलें, एटलीस्ट 25,000 को तो इंटैक्ट रख पा रहे हैं, उम्मीद यही करके चलेंगे। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लीकेशंस वैसे नहीं है। 24,960 के लेवल्स के आसपास इस वक्त हम देख रहे हैं लेवल्स नजर आते हुए। लेकिन आज के सत्र में 25,000 के लेवल्स को भी अगर इंटैक्ट रख पाएं तो ये हमारे लिए इस हफ्ते के लिए भारतीय बाजार की जीत तो होगी ही। लेकिन चलिए, अब हमारी पैनल पर एक और एडिशन हुआ है, हमारे साथ अमरदेव सिंह जी भी जुड़े हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि बाजार को वो किस तरह से रीड कर रहे हैं। अमरदेव जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए इटिना स्वदेश को। गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो बाजार पर आपकी एनालिसिस और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, बाजार में मैंने कुछ समय से जरूर कहा है कि जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं उसमें एक दो इंडिकेटर्स जिनको मैं वेरी क्लोजली ट्रैक करता हूं, दे आर वेरी नेगेटिव। तो उससे क्या हो रहा है कि मार्केट्स जो हैं वो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रही हैं और वहां एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। रीजंस तो बहुत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टरली अर्निंग्स एक कंसर्न है, प्रॉफिट बुकिंग एक है, फ्रेश ट्रिगर्स मतलब डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है। तो इन कारणों से हमें मार्केट्स में थोड़ी सेलिंग प्रेशर, और रिलायंस में भी एक हम लोगों ने अच्छी सेलिंग देखी जो हैवी वेट है इंडेक्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वो फिलहाल मैं ये देख रहा हूं कि 24,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट और अपसाइड में 25,200 से 300, सो 400-500 पॉइंट्स का ही रेंज है। एक अच्छी बात ये जरूर है कि दो शॉर्ट टर्म एक दो टेक्निकल इंडिकेटर्स आर वेरी नेगेटिव, जिस कारण से मार्केट्स हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है दैट इज स्टिल पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है दैट ऑल्सो इज फाइन। तो कहीं ना कहीं वो एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, 24,800 के नीचे यदि सस्टेन करने लगता है देन वी कुड विटनेस सम करेक्शन ऑफ 300 to 500 पॉइंट्स, क्वाइट पॉसिबल। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। एक अच्छी बात ये जरूर है कि बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी हद तक एक सपोर्ट कर रखा है। यदि मैं पीएसयू बैंक्स की बात करूं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो वहां से जरूर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि जो निफ्टी बैंक है उसमें भी सिमिलर, मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है जो इंडेक्स निफ्टी में है, बट वहां भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। मतलब हायर लेवल्स पे सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो हाई लेवल्स की जब मैं बात करूं तो 57,500-600 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। वेयर ऑन द डाउन साइड यदि मैं देखूं तो समवेयर अराउंड 56,200 से 400 का जो जोन है वो एक सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक चॉपी ट्रेडिंग सेशन जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है वो साथ नहीं चलते हैं तो मार्केट्स इसी तरह से चॉपी ट्रेडिंग सेशंस हमें देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल यदि आप बायस पूछेंगे तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में हाँ जरूर हमें वोलेटिलिटी और थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। देव जी, पॉजिटिविटी है, कन्विक्शन है मार्केट के लिए, अंडरटोन लगातार बुलिश है और बाजार ने ये प्रूव करके भी दिखाया भारतीय बाजार ने। शॉर्ट टर्म बेसिस पर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी नजर आएगी क्योंकि अब भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसे वॉच आउट हमें करना है। और इनफैक्ट इन फैक्टर्स में ट्रेड टैरिफ को लेकर जो इम्प्लीकेशंस और अनाउंसमेंट्स डेवलपमेंट्स की बातें हैं ये तो है ही, लेकिन साथ साथ हमारे रिजल्ट का सीजन है
और रिजल्ट का सीजन जो है मिक्स बैग है। शुरुआत कुछ बड़ी खास होती नहीं नजर आई। आईटी मेजर्स निफ्टी कैटेगरी के सारे नतीजे आ चुके हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस के साथ साथ ये जो बड़े दिग्गज आईटी कंपनियां, इनके नंबर्स क्लोज होते हुए, कंक्लूड होते हुए नजर आए। इन्फोसिस एक सरप्राइज था, लेकिन अदरवाइज आईटी सेक्टर में अभी फिलहाल तो कोई मूड माहौल बदलता नजर नहीं ही आ रहा है। नतीजे लगभग जो आए वो भी कमज़ोर और वीकर साइड पर भी ही आते हुए देखने को मिले थे। आईटी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लगातार नज़र है। कंजम्पशन का खेमा किस तरह से ट्रेंड करेगा, इस पर नज़र है। और इसके अलावा भी कुछ नतीजे हैं जो कि काफ़ी अच्छा सरप्राइज कर जाते हैं। जैसे इटर्नल के नंबर्स आए और उसके बाद हमने स्टॉक की मूवमेंट देखी ही है, और ये तो लिटरली नंबर्स से ठीक पहले भी 3% की तेज़ी दिखा रहा था। नंबर्स के साथ साथ भी मजबूती देखी हमने, और कल तक के सेशन में तो और ज़्यादा तेज़ी थी ही। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 15, 16, 20% तक के मूव्स दिख चुके हैं। एटलीस्ट 15% के मूव्स तो दिखे ही हैं। आज शुरुआत कैसी होगी इस पर नज़र रखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ खबरों के दम पर जहां पर एक्शन नज़र आ रहा है, हमारे खबरों वाले शेयर्स की कैटेगरी में एसआरएफ का स्टॉक भी है। एसआरएफ के लिए पैकेजिंग सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ की अनुमान की खबर आती हुई देखने को मिली है। कल के सत्र में हमने देखा था डाउनसाइड एक्शन था। कल मार्केट का टेक्सचर भी वीक था, इसमें एक 1.5% की गिरावट एसआरएफ में भी थी। तपन 740 करोड़ की 2 नई क्षमता विस्तार योजनाओं को मंजूरी मिली है। बिजनेस एक्सपेंशन पर फोकस है और उससे जुड़े डेवलपमेंट्स भी लगातार नजर आ ही रहे हैं। एसआरएफ के चार्ट्स पर आपकी राय क्या, एसआरएफ इनफैक्ट फंडामेंटली आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, देखिए एसआरएफ की बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देख रहे हैं, और अगर आप देखो तो उनका और एग्रोकेमिकल में भी एक पोर्शन है, तो वहाँ भी वो काफ़ी हद तक एक्सपांशन कर रहे हैं। आई थिंक 250 करोड़ का वो दहेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो वो इंडोर में भी नेक्स्ट 2 साल में वो नए प्लांट्स ला रहे हैं, प्लस फार्मा इंटरमीडिएट में भी वो आगे जाके एंटर करने वाला है। तो वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं। जिस तरह की पैट की बात करें तो उनमें अच्छा खासा हमने लास्ट टाइम जंप भी देखा था, और परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है ओवरऑल, ऐसा खराब नहीं। लेकिन वो ऑफकोर्स केमिकल सेक्टर हमें पता है ना कि काफ़ी एग्रोकेमिकल में ज़्यादा तेज़ी है कंपेयर टू स्पेशलिटी एंड ऑल दैट। लेकिन जिस तरह का एसआरएफ का परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन का वो लोग ट्राई करें। मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री थी कि उन्होंने बोला कि हम लोग अभी एक्सपेंशन में ज़्यादा फोकस करें, जिस तरह से ये आज की न्यूज़ देखी और मैंने जो कुछ बोले, तो आगे जाके उनको कैपेक्स है तो, लेकिन हाँ एक तरह से मार्जिन थोड़ा प्रेशर में रहेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ से मुझे फ्लोरोकेमिकल और वहाँ सब जहाँ उनका अच्छा खासा सेगमेंट है उसमें भी प्राइसिंग स्ट्रांग लग रही है, और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा यहाँ से। तो जब मैं ये देखता हूँ कि इस तरह सा जो माहौल है एसआरएफ में, और प्लस वैल्यूएशन भी देखूँ, आई थिंक एक स्टॉक अच्छे लेवल पे है, लेकिन एज ए सेल नहीं है, लेकिन यहाँ एक तरह की होल्ड की रेटिंग है मेरे एंड से। और क्योंकि उनका फ्यूचर स्टॉक से थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, और देख रहा हूँ एग्जीक्यूशन भी, सो मेरे अगर आपके पास स्टॉक है तो ये होल्ड करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन अमरदेव जी, गुड मॉर्निंग। आप जरा अपने शेयर बता दीजिए सर, आप कहां पर बुलिश हैं और क्या खरीदने की क्या सलाह दे रहे हैं? तो देखिए, मैंने ये कहा कि बैंकिंग स्पेस जो है वो मुझे पॉजिटिव डेफिनेटली लग रहा है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आईसीआईसीआई बैंक को मैं जरूर प्रेफर करूंगा, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली है, और मैं ये मानता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक पे एक बाइंग की जा सकती है। करंटली वो 1480 के आसपास है, तो एनी पुल बैक टुवर्ड्स 1470 1475 जो है, दैट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इट्स ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइज, और जो स्ट्रक्चर है आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकली ऑन द चार्ट्स इज वेरी स्ट्रांग, और इसने एक ब्रेकआउट भी रिसेंट दिया है ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। तो ये सस्टेन करता है करंट लेवल्स पे, तो एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 1545 1547 तक देखी जा सकती है, और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1433 का रखा जा सकता है। और सेकंड जो स्टॉक है वो अंबुजा सीमेंट है। तो अंबुजा सीमेंट में अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में एक अच्छी रैली हुई है ऑलमोस्ट फ्रॉम 450 लेवल्स से, करंटली इट्स अराउंड 620, और जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छी मोमेंटम हम देख रहे हैं, और इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है अबव 600 लेवल्स। और लास्ट फ्यू डेज में जो वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी भी हुई है वो काफी अच्छी हुई है, तो सस्टेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इस स्टॉक के लिए तो मैं ये मानता हूं कि अंबुजा सीमेंट पे करंट लेवल्स पे या पुल बैक टुवर्ड 610 615 वो एक अच्छा लेवल एंट्री का हो सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 643 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 597, तो उस पर भी नजर रखी जा सकती है। ठीक है, बढ़िया है। बाजार थोड़े से कमजोर हैं और इस कमजोरी के बीच में जो दिग्गज शेयर हैं उस पर आप फोकस करके चलिए। अंबुजा सीमेंट के लिए टारगेट होगा 643 का, 597 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और आईसीसी बैंक पर भरोसा है अमरदेव जी को। आईसीसी बैंक के भी टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। तो इन दो शेयरों पर आप भरोसा करके चलिए आज के सत्र के लिए। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टी9 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे हैं, मानसी दवे और हमारे तीन एक्सपर्ट हमारे साथ, दो एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, तपन दोषी हैं, फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं, और दो टेक्निकल विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, हरीश जुझारे हैं और अमरदेव सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच में एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पूरा हो गया है, डील पर साइन हो भी गया है। और इस डील के बाद 95% से ज्यादा भारतीय एग्री और मरीन प्रोडक्ट्स बिना टैक्स यूके भेजे जा सकेंगे। एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने इस एफटीए डील को ऐतिहासिक बताया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए एक बार सुनते हैं, फिर शो में पढ़ेंगे आगे। This is also a template for India to do free trade agreement with other countries like US or EU and even Japan for that matter. And that's going to be an interesting play. The other part is that the free trade agreement was being discussed for years. Many Indian companies set up shop in AI, in many other places or other industries in UK. And so UK also expects to benefit quite a lot in terms of creation of more jobs. And naturally, India has also a need for creating jobs and also increasing its exports to developed countries where the relation can be good. And India has become very good, not only in services, but now also high-tech exports like mobile phones and servers and other things. And now even chips are going to be exported. But overall, this is a win-win deal which has been signed. ठीक है, तो दोनों देशों के लिए काफ़ी अच्छी डील है। आशीष जी भी कहते हुए कि ये विन विन सिचुएशन है और भारत को बड़ा एक्सेस मिल रहा है यूके के बाजार में। और ये जो अभी तक जो कारोबार है वो करीब करीब $60 बिलियन के आसपास का है, उसको बढ़ा के $120 बिलियन करने का लक्ष्य है दोनों देशों का इस अग्रीमेंट के जरिए। ठीक है, लेकिन एक राय आपसे अमरदेव जी चाहिए। यूटीआई एएमसी के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि अच्छा, कल भी वीकनेस थी नतीजों के बाद और नंबर्स थोड़े से वीक साइड पर आए हैं यूटीआई एएमसी के। क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि लोगों ने पैसे बनाए हैं लोअर लेवल से, हमने सारे के सारे एएमसी स्टॉक्स में उछाल देखा भी है। होल्ड करें या फिर आपकी सलाह होगी एग्जिट कर लेने की? देखिए, यूटीआई एएमसी में आपने सही कहा, एक बहुत अच्छी रैली, ऑलमोस्ट 40% की रैली रही है। और फिलहाल एक हमें जरूर करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट मैं ये मानता हूं कि करंट लेवल्स पे होल्ड कर सकते हैं। यदि ये 1350 के नीचे ट्रेड करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर करेक्शन। अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि इसमें पोजीशन बनाए रख सकते हैं। और हायर लेवल्स पे ये जरूर है कि यदि मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखूं तो नवंबर में इसने एक हाई ऑलमोस्ट 1400 का बनाया था, वहां से करेक्शन एक बहुत अच्छी देखने को मिली थी टुवर्ड्स 900, तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुई थी। और अभी ये 1494 का हाई बना के 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं 1400 के ऊपर ये सस्टेन करता है, रहता है तो दैट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज 30-40 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद की जा सकती है यदि ये 1400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो। ठीक है, 1400 रुपये क्रूशियल लेवल होगा, उसके नीचे अगर गया तो फिर इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। फिलहाल आप वेट एंड वॉच कीजिए, 1400 रुपये के स्तर पर नज़र बना के रखिए। आरईसी के नंबर्स अच्छे आए हैं।
हालांकि शेयर वोलेटाइल रहा है, थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ रहा है नतीजों से पहले, लेकिन आय और मुनाफे के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन आरईसी ने करके दिया है। भाव जो आरईसी का है वो रहा है कल 409 रुपए पर, इसकी कल हमने क्लोजिंग देखी है। लेकिन प्रॉफिट करीब 29% बढ़ा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो करीब उसमें 12.5% के आसपास की ग्रोथ है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। आरईसी क्या लगता है तपन जी, यहां से अब चलेगा? जो सुस्ती थी शेयर में काफी समय से, क्या वो दूर होगी फिर से? जी अभिषेक जी, देखिए जब से ये रेट कट आया तो काफ़ी हद तक फोकस था कि पीएफसी आरईसी ना एक तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी एनबीएफसी एक तरह पावर सेक्टर में, लेकिन उस तरह से बढ़ा ही नहीं है। उसके एक रीज़न था कि आप देखिए कि काफ़ी जैसे जेंसोल इंजीनियरिंग ईवी में डिफॉल्ट हुआ तो उसे इर्डा का भाग था। यहाँ भी एक तरह का फोकस आने लगा कि सोलर पैनल जो कंपनीज होती है ना, वहाँ बातें चल रही है कि वहाँ जाके देखो सभी कंपनी तो नहीं चली, कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट करेंगे। तो आरईसी पीएफसी जो इन्होंने दिया है रिन्यूएबल्स और वहाँ, तो वहाँ क्या एनपीए बढ़ेंगे वो एक बड़ा मैटर रहता है 6 महीने 1 साल में, क्योंकि देखो लेफ्ट राइट सेंटर अभी ये सब प्लेयर्स आए तो इनको लोन भी दी गई है। तो आरईसी में मुझे ये लग रहा है कि ये हैंगओवर हमेशा रहेगा इवन फॉर इर्डा के लिए। इर्डा का देखिए आप किस तरह से रिजल्ट आया, लेकिन आरईसी कंपेरेटिवली इतना लेस एग्रेसिव है कंपेयर टू इर्डा। और आप देखो कल का रिजल्ट ठीक ठाक ही था। और जो डिसबर्समेंट गाइडेंस है वो बहुत अच्छा इनका, उन्होंने बोला है, जो मैनेजमेंट ने बोला कि 30 to 35% का वो डिसबर्समेंट करने वाले। और बात करें कि जो स्प्रेड है अराउंड 2.9 से 3.7%, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर बाकी सब में देखूँ तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा रहा था। और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक डेट टू इक्विटी हाई है, लेकिन वो ऑफकोर्स लोन देती है तो, लेकिन वहाँ भी वो काफ़ी कंट्रोल किया। और ऑफकोर्स गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो वो बेनिफिट रहेगा। लेकिन अभी के लाइव में अगर ये मैं देखूँ वैल्यूएशन वाइज, आई थिंक ये एक डिसेंट लेवल पे है। जैसे मैंने बोला कि वो एक मैं एनपीए पे हमेशा फोकस करूँगा, वहाँ बढ़ने, अदरवाइज यहाँ पे आई थिंक आप होल्ड भी कर सकते हो। ये लेवल अच्छा है होल्ड करने के लिए। ओके, आरईसी पीएफसी क्वाइट डिटेल्ड व्यू इनफैक्ट तपन जी आपकी तरफ से मिलता हुआ। ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर रहते हैं, इसे टच भी कल भी हमने किया था। अब नंबर्स के ठीक बाद आज के सत्र में किस तरह के लेवल्स नजर आते हैं इस पर खास नजर रखनी होगी। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें, इनफैक्ट पर्टिकुलरली प्रॉफिट्स के फ्रंट पर अगर देखें करीब 29% का इजाफा इनलाइन बाकी सारे पैरामीटर्स भी रहे। मुनाफे के फ्रंट पर सालाना आधार पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था, इसके चलते आरईसी पर फोकस जरूर रखें। इस बीच प्री ओपन लेवल्स पे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, करेंसी की ओपनिंग भी आप देख रहे हैं। 16 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग डॉलर के मुकाबले इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। करंट लेवल्स अगर आप देखेंगे 16 पैसे के डाउन टिक 86 रुपये 41 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 57 पैसे पर रुपया आज के सत्र में खुलता हुआ फिलहाल नजर आया है। आज सुबह 7 बजे कमोडिटी मार्केट पर जब हम विस्तार से बातचीत कर भी रहे थे उन एक्सपर्ट से, हमने कमोडिटी फ्रंट पर भी बातचीत करी थी और तब करेंसी के हाल पर भी उनकी एनालिसिस और नजरिया जानने की कोशिश की थी। बहरहाल आज के सत्र में 16 पैसे के डाउन टिक्स और के साथ खुलता हुआ रुपया। प्री ओपन लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर लाल निशान के साथ 25,000 के लेवल्स के साथ शुरुआत करेंगे अगर निफ्टी, तो एटलीस्ट पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। प्री ओपन लेवल्स को और थोड़ा सेटल होने देते हैं। 9:04 हुए, 9:08-9 तक प्री ओपन लेवल्स भी सेटल हो जाएंगे और चंद घंटों में बाजार खुलेंगे और देखेंगे हम कि 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रख पाते हैं या नहीं। लेकिन चलिए, वॉलेटाइल मूव्स तो रहेंगे, एटलीस्ट इतना मानकर जरूर चलना चाहिए। आज के सत्र के लिए फ्राइडे सेशन है, मार्केट पार्टिसिपेशन भी कम होगा। कल की कमजोरी है और आज सुबह ग्लोबल फ्रंट पर भी कोई खास बड़े ट्रिगर्स नहीं है। लेकिन हमारे पैनल पर एक के बाद एक लगातार एक्सपर्ट्स का जमावड़ा है और ये एक्सपर्ट्स लगातार आपको अपनी डीप डाइव एनालिसिस कर बाजार में क्या कुछ आपको करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आपको विस्तार से बातचीत कर बताते हैं। और इसी कड़ी में वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। होप यू आर डूइंग वेल। बताइए, बाजार खुलने से ठीक पहले आज कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर? जी वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है हायर जोन्स पे, पर ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट है शॉर्ट टर्म जिटरनेस के बावजूद। तो यहाँ पे ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक हमें जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे पहला पसंदीदा काउंटर में रहेगा पेटीएम, जो सबसे ज्यादा फोकस में अभी हाल ही में रह चुका है और इसमें हमने देखा है कि लगातार पिछले 10 दिनों से हायर टॉप बन रहे हैं। तो कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है।
पिछले 2 दिनों से बुल्स ने अपना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फुट डाला है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 1000 का एक बेस बनाते हुए दिखा है स्टॉक ने, जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो यहाँ पे कुल मिला के तेज़ी एक्सपेक्टेड है 1150 तक के टारगेट्स के लिए, और 1080 के एक स्टॉप लॉस के साथ हम इस पे ट्रेड करें। पर फोकस है और इनफैक्ट पेटीएम लगातार फोकस रेडार पर है। 1000 के लेवल्स का इंतजार था, 1000 के पार 1050 और उसके बाद अब 1150 तक के लेवल्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो खरीदने के यहाँ पर राय बनती हुई 1150 तक के लेवल्स तो नज़र आ ही सकते हैं। 1080 तक के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। लेकिन क्विकली 9 के 9 रत्न की सूची आपके सामने रख देते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। ये बिल्कुल सबसे पहले बात करें बजाज फाइनेंस के नतीजे जो थे, एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया, लेकिन कमेंट्री जो है वीक साइड आ रही है। मैनेजमेंट कॉशियस हो गए हैं, खास करके एमएसएमई सेगमेंट को लेके। यहाँ पे कह रहे हैं कि एमएसएमई बिजनेस की स्लोएस्ट ग्रोथ देखने मिल रही है। 17 में से 13 जो सेक्टर्स है एमएसएमई के, वहाँ पे स्लो डाउन देखने मिल रहा है और ओवरऑल एक और क्वार्टर वेट करेंगे FY26 की गाइडेंस बताने के लिए। वही साइंट की बात करें तो यहाँ पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मिक्स्ड Q1 नंबर्स है। कंपनी ने अपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस भी कार्व आउट किए हैं, लेकिन हमने देखा है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में पिटाई कल के ट्रेडिंग सेशन में, आज भी भारी गिरावट देखने मिल सकता है इन स्टॉक्स में। फिनिक्स मिल्स लार्जली न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स है, इनलाइन Q1 नंबर्स आए हैं। बोर्ड ने एक अप्रूवल दी है 5500 करोड़ की बाय आउट को लेके उनकी जेवी आर्म और CPP के साथ। सन फार्मा सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया है एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन केस पे। जेनरिक फार्मा के US कोर्ट में $200 मिलियन की जो है ये पे आउट होने वाली है। वही औरोबिंदो फार्मा के लिए भी न्यूट्रल इम्पैक्ट है। कंपनी और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है नज़र में रहेंगे, जहां पे कंसिडर कर रहे हैं जेनरिक ड्रग मेकर जेंटिवा को अक्वायर करने के लिए। जो डील साइज है लगभग $6 बिलियन का हो सकता है। यूटीआई AMC कमज़ोर नतीजे देखने मिले। पैट और हायर टैक्स रेट के कारण जो है स्टॉक में इम्पैक्ट देखने मिला है। कल भी देखे थे स्टॉक में भारी गिरावट आया था और मार्केट शेयर लॉस जो है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो और भी सेलिंग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिल सकती है। SRF की कॉन कॉल में 2 अहम पॉजिटिव बात आए। सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करे कि जो प्राइसिंग इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल रह सकता है पैकेजिंग बिजनेस में, और बोर्ड ने कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो है अप्रूवल्स भी दी है। एम्फेसिस की बात करें, हमारा 8वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे भी देखें तो नतीजे जो है कुछ खास नहीं थे, कमज़ोर साइड पे ही थे, लेकिन उनकी कॉन्ट्रैक्ट या डील वैल्यू वो अच्छी लेवल्स पे देखने मिले, तो मिले जुले संकेत ज़रूर आ रहे, बट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। और आखिर में BL पे भी नज़र रखेंगे। 560 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर आया है और स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। ठीक है। BL के लिए ऑर्डर 400 रुपए के आसपास, हालांकि BL काफ़ी टाइम से वहाँ समय बिता रहा है। आज नज़र रहेगी, एक ऑर्डर आया है। लेकिन आज आप साइंट के शेयर पर नज़र रखिए, क्योंकि साइंट में कल भी हमने देखा है नतीजों के पहले ये शेयर गिरा। कल तो सारे के सारे IT शेयर टूट रहे थे इन्फोसिस के नतीजों के, अच्छे नतीजों के बावजूद भी। आज की रणनीति जरा समझते हैं साइंट को लेकर। प्री ओपन की शुरुआत तो हो गई है, अब तो लेवल सेटल होने वाले होंगे। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। साइंट आपको लगता है कि और वीक होगा यहाँ से, और किसी के पास मान लीजिए अगर है तो अपने सपोर्ट लेवल कहाँ पर रखे, वो स्टॉप लॉस क्या लगाए? जी बिल्कुल, साइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है कि काफी वीक हो चुका है। कल के सेशन में भी काफी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिली थी, और पिछले एक कई कंसोलिडेशन के बाद ये गिव अप करते हुए दिखा है। लगभग पिछले 8 हफ्तों से एक बैंड को रिस्पेक्ट कर रहा था, बट अब वो बैंड में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगी। थोड़ा वेट एंड वॉच करें इस स्टॉक को, और हम थोड़ा इसमें अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है कि कल के सेशन में भी भारी गिरावट देखने को मिली और आज भी वीकनेस जो है वो परसिस्ट करते हुए दिखेगी। ठीक है, साइंट को अवॉइड करने की सलाह है। साइंट के अलावा नतीजों के चलते आज जो बड़ा एक्सीडेंट शुरुआत में होगा बाजार खुलते ही, वो होगा बजाज फाइनेंस को लेकर। देखिए नंबर्स ठीक आए, लेकिन जो कमेंट्री आई ना, और ये हम सुबह सुबह आपके लिए इसलिए समझ रहे थे कि मैनेजमेंट आगे को लेकर गाइडेंस क्या दे रहा है, क्या कुछ कह रहा है, तो वो थोड़ी सी निराश करने वाली रही। और शेयर में जो गिरावट होगी शुरुआत होते ही, वो होगी करीब करीब 5-5.5% के आसपास की। तो 900 रुपये के आसपास ये शेयर खुलने जा रहा है। हरीश जी, बजाज फाइनेंस क्या करें जिनके पास है, क्या स्टॉप लॉस क्या लगाएं, और कॉन्ट्रा बाइंग अटेम्प्ट करें या फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा मामला?
अभिषेक जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए ऑलमोस्ट 5.5% नीचे का टिक दिखा रहा है ओपनिंग में, प्री ओपनिंग में। अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन अगर बजाज फाइनेंस का देखते हैं तो 900 से 900 के करीबन है। तो मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास खुल सकता है आज के। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा हल्का सा आज का ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो मल्टीपल सपोर्ट जोन्स बने हुए हैं 900 से लेके 880 के आसपास तक। तो मैं लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच। आज का ओपनिंग होने दीजिए, उसके बाद देखने मिलते हैं कि 880 के ऊपर अगर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक बार कंसोलिडेशन में चला सकता है और थोड़ा रिकवरी भी देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 880 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने मिल सकता है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, और जो टॉप है हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक टॉप बन भी सकता है स्टॉक प्राइस में। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा स्टॉक के लिए। एक बार ओपन होने के बाद देखेंगे कि 880 का लेवल इंटैक्ट होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। उसके बाद ही कुछ नया फ्रेश कॉल लेके चल सकता है। वॉच और सरप्राइजिंग है ये, देखिए इसी से मार्केट का टेक्सचर समझ आ रहा है, टुवर्ड्स डाउनसाइड ज़्यादा विजिबल दिख रही है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नतीजे कमज़ोर तो नहीं थे, नंबर्स अच्छे थे, और बावजूद इसके इस वक्त प्री ओपन में आप देखिए 5-6% की गिरावट के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक का। इनफैक्ट नंबर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ब्याज से आए 22% बढ़ी। IEX पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इस वक्त हम IEX को भी टच बेस कर रहे हैं, और कल के सत्र में भी इस पर लगातार हमने बातचीत करी थी। और इस वक्त अगर देखेंगे 4.25% की तेज़ी के साथ प्री ओपन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि ओपनिंग के खिलाड़ी और ओपनिंग के फिसड्डी आपके स्क्रीन पर लेकर आ सकें, और मार्केट में कहाँ धुआंधार एक्शन है और कहाँ पर एक्शन बिल्कुल फिजल आउट हो रहा है। अभी इस वक्त देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे नतीजों के बावजूद भी कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन IEX को देखिए 4.25% की तेजी। हरीश, एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे, IEX 137 के लेवल्स पर प्री ओपन में खुलने की तैयारी। अगर देखा जाए तो कल IEX में एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था, ऑलमोस्ट 30% का लॉसेस थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो भी है आज एक माइनर अपटिक है, कुछ मेजर अभी मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा है ये इंटेंसिफाई और हो सकता है आगे जाके। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मिला है कि नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 120 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास ही सपोर्ट्स है जो ऑलरेडी मई जून में बनाया था। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक बिल्कुल फिसल सकता है स्टॉक प्राइस। जो भी आता है मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक माइनर पुल बैक्स ही रहेंगे। तो ओवरऑल अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है, तो 120 एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे के लेवल पे। उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। तो ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 120 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं IEX में। चलिए, तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, वन ऑफ हो सकता है आज के सत्र में ये जो मजबूती का ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन वॉच लिस्ट में ही रखा जाए। इस स्टॉक को भी एक्सपर्ट की तरफ से राय आती हुई। बजाज फाइनेंस का तो जिक्र हमने किया ही, अच्छे नतीजों के बावजूद कमजोरी SBI लाइफ पर भी नजर होनी चाहिए। प्री ओपन में किन स्तरों पर SBI लाइफ पर ट्रेड हो रहा है इस पर भी, क्योंकि SBI लाइफ के भी नंबर्स अच्छे थे, मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे ठीक रहे। प्री ओपन में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी तो कर ही रहा है। मार्केट में ही हम देख रहे हैं सेंटिमेंट कमजोर हैं, तो ऐसे में स्टॉक्स को भी परफॉर्म करने में टाइम जरूर लगेगा। REC PFC के चार्ट्स पर लगातार नजर रखेंगे। साइंट के मिले जुले नंबर्स हैं। मेजर IT प्लेयर्स निफ्टी 50 कैटेगरी वाली सारी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये तमाम आ चुके हैं, और मिड कैप IT प्लेयर्स के नंबर्स भी आ रहे हैं। तो मिड कैप IT पर भी फोकस रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का अब लगातार ये कहना है कि IT सेक्टर को अब वॉच लिस्ट में फिलहाल के लिए तो रखना ही चाहिए। ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस वॉलेटिलिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर IT में एंटर करना है मार्केट पार्टिसिपेंट को तो मिड कैप के जरिए ही एंटर करना पड़ेगा। वैसे टेक्सचर IT सेक्टर का काफी हद तक कमजोर होता हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में बजाज फिनसर्व, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स हैं। मार्केट की ओपनिंग आपके स्क्रीन पर ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर शुरुआत 24,960 के लेवल्स, यानी कि 24,000 के स्तर 24,900 के लेवल्स के आसपास 25,000 को तोड़कर हम वहां से नीचे उतरे हैं। सोमवार का सेशन जब अगर याद कीजिएगा तो 25,000 के स्तर को पकड़ा था। पूरे के पूरे वीक हमने उन लेवल्स को कायम रखा। 25,200 के दर्शन भी ड्यूरिंग द वीक हुए, लेकिन इस वक्त हम 25,000 के नीचे खड़े हैं। देखते हैं फ्राइडे सेशन आज किस तरह की तस्वीर दिखाता है। 70 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में 56,990 के लेवल्स के आसपास। बैंक निफ्टी में कामकाज आप देखेंगे 81,880 के लेवल्स आप देखेंगे। सेंसेक्स में 300-350 अंकों की बिकवाली वहां पर भी है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी नजर डालेंगे तो लाल निशान ही पाएंगे। मिड कैप में करीब 300 अंकों की गिरावट है। स्मॉल कैप लगातार ट्रेडिंग सेशन दर सेशन, आई थिंक ये 7th सेशन होगा जब कमजोरी हाथ लगी है।
मार्केट का टेक्सचर और ब्रेथ की अगर बात करें, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में डिक्लाइंस का पलड़ा क्लियरली भारी है। लाल तस्वीर, लाल निशान आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। IEX जिसका अभी हमने जिक्र किया, 6% की तेजी हमारे फोकस रेडार पर था। एक्सपर्ट से एक टेक भी बाजार खुलने के जस्ट पहले हमने लिया और इस वक्त अगर स्टॉक वाइज एक्शन में सबसे बड़ा एक्शन कहीं दिख रहा है तो IEX में है, लेकिन इस पर वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए स्टॉक को भी। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इंटैक्ट जरूर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा मेजर कंट्रीब्यूशन ओपनिंग का खिलाड़ी IEX साबित होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी नजर रखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऑर्डर विन का एक फायदा है जो कि इस वक्त स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। एडिशनल ऑर्डर्स मिले हैं 563 करोड़ की कंपनी को, जिसके चलते आप देखेंगे 0.5% की ही सही लेकिन गेन के साथ कामकाज देखने को मिला है। वैसे तो विप्रो ने भी मल्टी ईयर स्मार्ट ग्रिड डील साइन की है सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, लेकिन IT सेक्टर की तो तस्वीर ही हम देख रहे हैं वीक होती और कोई न्यूज़ फ्लो फिलहाल तो किसी भी कंपनी IT सेक्टर की को मजबूती प्रदान नहीं कर पा रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी डाइवेस्ट करने वाली है 50% स्टेक अपनी आर्म में मेट ट्यूब कॉपर ट्यूब बिजनेस के लिए, और इसी के चलते अडानी एंटरप्राइजेस न्यूज़ फ्लो का एक्शन भी नजर नहीं आ पा रहा है। साथ साथ मेजर कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कंपनियां हैं इस वक्त निफ्टी 50 कैटेगरी में, जहां पर मजबूती है SBI लाइफ, ICICI बैंक, BEL, डॉक्टर रेड्डीज, SBI, हिंडाल्को। इन स्टॉक्स को अगर छोड़ दें, 6 स्टॉक्स हैं आउट ऑफ निफ्टी 50 कैटेगरी, हम देख रहे हैं लगभग 44 स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव, भारी गिरावट आप देख रहे हैं लगभग सारे के सारे बड़े दिग्गज प्लेयर्स में NTPC, कोल इंडिया, ONGC, आइशर मोटर्स, विप्रो, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, जहां भी नजर दौड़ाएंगे लाल निशान बिकवाली का दबाव ही पाएंगे। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स वैसे तो कंफर्ट लेवल पर रहता है, लेकिन क्या अभी कंफर्ट लेवल पर है, इस पर नजर होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी जो है वहां से तो रिलीफ एटलीस्ट है, लेकिन 5% की तेजी इंडिया विक्स में भी, सो कंसर्न आ गए हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि इंडिया विक्स में स्पाइक अप ना होना एक रिलीफ है, लेकिन आज के सत्र में अब ये भी नहीं दिख रहा है। इंडिया विक्स में एक स्पाइक, 5% की तेजी, कंफर्ट लेवल तो ठीक है, लेकिन ये स्पाइक जो है ये कंसर्न जरूर बनता दिखेगा। फीनिक्स मिल्स के चार्ट्स पर नजर रखें, 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक का आज हमने खबरों वाले शेयर्स में भी इसे टच बेस किया, इस पर बातचीत भी लगातार हो रही है। रियल एस्टेट पॉकेट में लगातार एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहते हैं, तो इस पर भी खास तौर से नजर रखिएगा जरूर। मेजर कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक, SBI लाइफ, SBI, हिंडाल्को, NTPC की तरफ से। लार्जर ड्रैगर्स HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, M&M और भारती एयरटेल। ओपनिंग के खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसड्डी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और उसके साथ सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोचेस पर भी नजर डालते हुए हमारे एक्सपर्ट्स आज के इस बाजार को कैसे देख रहे हैं इस पर फोकस करेंगे। कल भी सरकारी बैंक चल रहे थे, आज भी सरकारी बैंक ही चल रहे हैं, उसके इतर हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट है। फार्मा, IT, रियल एस्टेट, एनर्जी, FMCG, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, इन दिस ऑर्डर, ये सारे के सारे सेक्टर्स इस वक्त कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। सरकारी बैंक का खेमा है जो कि बाजार को संभालने की कोशिश करता हुआ, लेकिन इट्स अ वीक स्टार्ट टू द मार्केट। ओपनिंग का फिसड्डी है इस वक्त बजाज फाइनेंस का स्टॉक, और खिलाड़ी कैटेगरी में IEX को रख जरूर सकते हैं, लेकिन पोजीशंस जिनकी है उन्हें ही इंटैक्ट रखना है। इस वक्त कोई ट्रेड फिलहाल एक्सपर्ट के हिसाब से बन नहीं रहे हैं, लेकिन 10% की तेजी IEX में देखते ही देखते आ गई है। चलिए इस कमजोर शुरुआत पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है और उनके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है, इस पर नजर डालते हैं ओपनिंग ट्रेड्स में। ठीक है, तो बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है और निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई 125 अंकों की, और 24,900 की सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी आपको कारोबार करता दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली गिरावट कम है, 100-125 अंकों के आसपास से गिरावट है। 56,950 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। लेकिन आज फाइनेंशियल्स का मूड बहुत खराब है, क्योंकि बजाज फाइनेंस में जो चिंताएं हैं, NPA थोड़े से बड़े हैं, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर चिंता है, प्रोविजनिंग उन्होंने बढ़ाई है, तो ये सारी की सारी चिंताएं परेशान कर रही हैं। 6% टूट गया है बजाज फाइनेंस का शेयर। लेकिन चलिए फटाफट अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उन्हें जरा समझते हैं कि उनको मौके कहां पर दिख रहे हैं। शिवांगी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कमजोर शुरुआत बताइए, आपका दांव किस साइड का होगा, तेजी करेंगे मंदी करेंगे, कौन सा शेयर होगा? जी अभिषेक, मेरी नज़र फार्मा स्पेस में है, जिसमें काफ़ी एक अच्छा एक्शन और मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। ये ऑफ कोर्स मार्केट्स के विपरीत है, तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है।
डॉक्टर रेड्डी फोकस में रहेगा, जिसमें हमने कल के सेशन में भी देखा कि बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी और वीकली बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का नेगेशन होते हुए दिख रहा है। अलोंग विथ अब हम देख रहे हैं कि अपने डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अब ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो काफी एक अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। 1330 के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे खरीदारी करें और 1260 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1260 का स्टॉप लॉस, 1330 के टारगेट होंगे। डॉक्टर रेड्डीज लैब, नतीजे कल इसके परसों आए थे। कल हमने देखा था कि शेयर में उछाल हमने देखा था। एक नया इन्होंने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा था। और अब जो टारगेट होंगे 1330 के होंगे, 1260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। हरीश जी, आप भी क्या तेजी करेंगे बाजार में? कौन सा शेयर आपने खोजा है? बिल्कुल अभिषेक जी, मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस तो है बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे फार्मा और हॉस्पिटल सेक्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल्स बाय करके चलना चाहिए। और कुछ दिनों से देखा जाए तो एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस अपोलो हॉस्पिटल्स, और फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी और हो सकती बढ़ सकती है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल्स, और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट 7610 का रहेगा और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7250 का। टू 50 का स्टॉप लॉस होगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए। टारगेट एक बार रिपीट करेंगे हरीश जी आप? टारगेट क्या होगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए? 7640। ठीक है, 7640 के टारगेट होंगे। इसको अपडेट हम कर लेंगे। लेकिन निफ्टी की देखिए गिरावट बढ़ गई है। निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट आपको इस वक्त दिखेगी। और बजाज फाइनेंस बहुत कमज़ोर, करीब 6%। बजाज फिनसर्व के नतीजे आ जाएंगे, ये शेयर भी उसी पैटर्न पे टूट रहा है। अब चूंकि एक तरह से होल्डिंग कंपनी है, तो जो दिक्कतें हमने देखी हैं बजाज फाइनेंस में, वह काफ़ी हद तक वो बजाज फिनसर्व में रिफ्लेक्ट होंगी। वो श्रीराम फाइनेंस 3.5% नीचे है। इसके अलावा जियो फाइनेंस कमज़ोर है। तो आज फाइनेंशियल्स ज़्यादा वीक हैं। बैंकिंग शेयरों में उतनी वीकनेस नहीं है, लेकिन जो NBFCs है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ क्रेडिट कॉस्ट वाली एक चिंता है। लेकिन क्या ये चिंता आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब तो क्या है कि इंटरेस्ट रेट की सॉफ्टनिंग भी हो रही थी। तपन जी, आप जरा बताइए कि आज की जो गिरावट आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर 1-2 दिन चलेगी फिर शेयर संभलते हुए दिखेंगे? क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, इन शेयरों में? अभिषेक जी देखो, NBFC को भी हमें सेगमेंट वाइज देखना चाहिए। जैसे एक होते हैं हाउसिंग फाइनेंस, जैसे LIC हाउसिंग और वो सब होते हैं, L&T हाउसिंग फाइनेंस। दूसरे होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस, जहाँ बजाज फाइनेंस आते हैं। एक होता है व्हीकल फाइनेंस, जहाँ श्रीराम फाइनेंस है। तो हर एक की अलग कैटेगरी है, हर एक का खुद का सेगमेंट होता है जहाँ वो फोकस ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ जो MSME फोकस होते हैं या जो कंज्यूमर, वहाँ अपने बजाज फाइनेंस का जिस तरह से हमने सुबह भी बात की, कॉमेंट्री काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से हमें लगा ही था कि ये गिरेगा और उसके वजह से काफ़ी स्टॉक गिरे। लेकिन आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी जैसे LIC हाउसिंग है या L&T हाउसिंग है, उनका मेजर सेगमेंट हाउसिंग फाइनेंस होता है, तो वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं है। उनके रिजल्ट भी ठीक ठाक रहे और उनका कोलेटरल भी अच्छा है। जबकि कंज्यूमर फाइनेंस और MSME में कोलेटरल इतना अच्छा नहीं होता, तो NPA का डर रहता है। अब आप क्रेडिट कार्ड ग्रोथ देखो तो वहाँ भी NPA का डर रखता है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है। जब हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो उनका जैसे कहते हैं ना कि व्हीकल फाइनेंसिंग, तो आई थिंक अभी रिजल्ट आया, जो कॉमेंट्री भी आई वो इतनी अच्छी नहीं थी। एंड कंपेरेटिवली क्योंकि ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक है, तो वहाँ भी आप देख रहे हो कि श्रीराम फाइनेंस हमने वीकनेस देखे। तो आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर को देखना है तो उनको इस तरह से सेग्रीगेट करके देखना चाहिए। हाँ, ओवरऑल NBFC थोड़ा वीक जाएगा तो सभी स्टॉक गिरेंगे, लेकिन आई थिंक सेगमेंट वाइज आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे यहाँ ठीक लग रही है, क्योंकि कोलेटरल अच्छा है। वीकनेस हमें कंज्यूमर फाइनेंस और यहाँ दिख रहा है जियो फाइनेंशियल की। हम लोग अगर बात कर लें तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड है और अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, आगे जाके रेवेन्यू होगा। तो जियो फाइनेंस भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन यस, व्हीकल फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ। व्हीकल फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, MSME वाला जो सेगमेंट है, वहां पर बजाज फाइनेंस के लिए भी प्रॉब्लम दिखी है। और ये शेयर है निफ्टी का टॉप लूजर, करीब 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज कमजोरी के बाजार में ना, कल जो शेयर टूट रहा था, कल जो डिसरप्शन एक तरह से
अपने गिरावट से पैदा कर रहा था। आईएक्स आज वहां पर 9% के आसपास की रिकवरी है। शिवांगी जी, कल हमने देखा मार्केट कपलिंग वाली न्यूज आई कि अच्छा अब जनवरी से मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगी, तो निवेशकों को चिंता ये सताने लगी कि आईएक्स का जो मार्केट शेयर है वो घटेगा निश्चित तौर पर। दो और जो प्लेयर्स हैं पावर एक्सचेंजेस में, उनका शेयर बढ़ेगा। आईएक्स आज की तेजी अब तो इस सर्किट पर लग गया। क्या करना चाहिए, बने रहें या फिर निकल लें उछाल पर? जी बिल्कुल अभिषेक, आईएक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले सेशन में ही नहीं, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक गिरावट देखने को मिली है और पिछले 4 महीनों के तेजी को वाइप ऑफ करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो मिसिंग है। स्टॉक गिव अप करते हुए दिखा है लोअर लेवल से। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट ये बाउंस बैक मूव भी देखना है कि कितना सस्टेनेबल है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मोमेंटम वाले काफी अच्छे स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं जिन पे हमें फोकस करनी चाहिए। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे वेट एंड वॉच की राय है। बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। कल देखे तो स्टॉक 30% गिर गया था और अब देखिए 10% के अपर सर्किट पे है। तो इस पे भी जो है बाजार की जो है मोमेंटम रहेगी। लेकिन देखिए बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस दोनों ही ट्विंस में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। निफ्टी में भी देखें तो 150 अंकों की गिरावट आ रही है और सेलिंग चौतरफा देखने मिल रहा है। सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स है, यहाँ पे देखें तो मोमेंटम लेके रखे हैं। और हमने आपको बताया था कि पीएसयू बैंक्स में जो रैली चल रही थी, खास करके जो अर्निंग्स मोमेंटम अभी भी दिख रहा है कैनरा बैंक ऑफ इंडिया में। पीएसयू बैंक्स में हरीश स्ट्रेंथ बहुत अच्छा आ रहा है, खास करके कैनरा बैंक के काउंटर पे। स्टॉक लगभग 1% ऊपर है आज दिन के ट्रेड में। रिकवरी की एक अटेम्प्ट आई छोटी माइनर ब्लिप डेज हाई से। एक बार कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों पे ही आपकी राय चाहिए। हाल ही में दोनों नतीजे लाए और दोनों बेहतरीन नतीजे लेकर आए। हरीश। बिल्कुल शरद जी, तो पीएसयू बैंक में कल से देखा है तो एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है और स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट देखा है तो कैनरा बैंक में अच्छा तेजी देखने मिला था, ऑलमोस्ट 5.5% का। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में अगर कैनरा बैंक की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट्स है और मुझे लग रहा है कि जो रैली है और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 120 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 120 तक एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 120 के लिए रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशंस के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है स्टॉक में और 120 अगर निकल जाता है तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एक 125 लेवल्स तक भी ऊपर की ओर दिख सकता है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मुझे लग रहा है तेजी रहेगा। अगर किसी के पास बाय है तो मुझे लग रहा है होल्ड रखना चाहिए। पहला का लेवल्स 120 वॉच करना चाहिए, 120 के ऊपर और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है बिल्कुल। लेकिन जो भी है करंट लेवल्स पे मेरा बाइंग अवॉइड करूंगा, डिप्स में बाय करने की राय रहेगी क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का अभी फिलहाल पोजीशन है मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए कोई भी स्टॉक्स पे। तो ऊपर चढ़ के लेने से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो अगर नीचे डिप मिलता है 110 के अराउंड तो उस टाइम पे बाय करने की रहेगी। तो फिलहाल के लिए होल्ड का राय रहेगा लेकिन बाय ऑन डिप्स का रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रहेगी रणनीति रहेगी। दोनों के स्टॉप लॉस जरा बता दें हरीश, टारगेट भी। अगर किसी के पास अगर होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि बाय होल्ड रखना चाहिए 108 का स्टॉप के साथ अभी भी होल्ड रखना चाहिए। और ऊपर के टारगेट जैसे मैंने बताया फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 120 के लिए होल्ड कर सकते हैं और बाइंग जिप अगर डिप में आना है तो बाय करने उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि 107 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दोनों के लिए। बिल्कुल टारगेट प्राइस 120, 125, स्टॉप लॉस 108 का कैनरा बैंक की तरफ से। शिवानगी, इप्का लैब्स पे एक बार नज़र डालते हैं। आज भी अच्छी स्ट्रेंथ दे रही है ये काउंटर और पूरे हफ्ते में बात करें तो पूरे रिटर्न्स हम चेक किए तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स में इप्का लैब्स लगभग 7% से ज़्यादा का उछाल दिया गया है और ऑफकोर्स वॉलीटिलिटी बहुत देखने मिली। नेटको फार्मा में हमने देखा है स्टॉक्स में मूवमेंट है। लेकिन शिवानगी, इप्का लैब्स पे आपकी क्या नज़र रहेगी? अभी जो है 2% ऊपर है बाजार में, 1570-80 के लेवल्स के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम्स भी डिसेंट ही वॉल्यूम्स हैं। ऐसा कुछ खास बड़ा मूव नहीं आया बट एक छोटी एक्यूमुलेशन देखने मिल रही है इस काउंटर में। शिवानगी, बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और या कोई पोजिशनल कॉल अभी भी ले सकते हैं इसमें कि नहीं?
जी बिल्कुल, इप्का लैब में हमने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो-अप एक्शन देखने को मिल रही है। आजकल के एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में मल्टीपल डोजी फॉर्मेशंस बने थे डेली फ्रेम में और उसके बाद एक क्लियर कट बुल्स का एक कमबैक देखने को मिला है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटेन होते हुए दिख रही है। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले लगभग 3 बार से 15-20 के लेवल्स जो है वो क्रॉस नहीं हो रहे थे। तो अब रोल रिवर्सल वहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड अब जो है नेक्स्ट 1600 इमीडिएटली और फिर 1650 थोड़े पोजिशनली हम इक्का लैब्स के देख सकते हैं। 1550 के एक स्टॉप लॉस को ज़रूर मेंटेन करें और आगे की तरफ ट्रेल भी करते रहें। का लैबोरेटरीज पर ये एक राय बनती हुई और अगर पोजीशन है स्टॉप लॉस रखते हुए मेंटेन ज़रूर करें। और आज के सत्र में फार्मा स्पेस में भी हम नहीं फार्मा स्पेस अगेन कम बैक करता हुआ निफ्टी फार्मा इंडेक्स को लेकर आना चाहिए। फिलहाल सरकारी बैंक का खेमा चल रहा था, लेकिन अब वापस से रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी स्पेस में भी इस वक्त तो मूव नज़र आ रहा है। फार्मा में इप्का लैबोरेटरीज है, डॉक्टर रेड्डीज है, ग्लेनमार्क, एल्कम, ये सारे स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। 1600-1650 तक के टारगेट्स तो इप्का लैबोरेटरीज में भी हमारी एक्सपर्ट की तरफ से हमें मिले हैं। एम्फासिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट ने कमबैक किया है। आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं मिड कैप आईटी में एटलीस्ट हरा निशान तो नजर आ रहा है। एम्फासिस का देखिए 5% की तेजी, कोफोर्ज में 3% की बढ़त, परसिस्टेंट में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ इस वक्त कामकाज। और आपको याद होगा पिछले 2-3 सेशन में मिड कैप आईटी में भी जो गिरावट आई थी, कल के सत्र में ही कोफोर्ज, परसिस्टेंट 4-5% टूटे थे। उम्मीदें बिल्कुल कम हो चुकी थी और इस वक्त आईटी ने थोड़ा सा ही सही लेकिन कमबैक जरूर किया है। हरीश, वैसे कमजोर काफी हो चुका है आईटी स्पेस, अब यहाँ से जो तेजी दिख रही है परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फासिस, एटलीस्ट मिड कैप आईटी प्लेस पर कोई टेक्निकल राय बनती है? पांसी जी, कल के ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल हमने देखा कि कोफोर्ज परसिस्टेंस एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला था। ऑलमोस्ट कोफोर्ज में 10% का लॉसेस देखने मिले थे। तो कोफोर्ज की बात करते हैं कि मुझे लग रहा है कि सपोर्ट के पास आके टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, इसलिए थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज का। लेकिन मुझे अभी भी इतना क्लैरिटी नहीं है कि स्टॉक में बिल्कुल टर्न अराउंड हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए स्टॉक प्राइस के लिए, थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कोफोर्ज में। लेकिन अगर आईटी स्पेस में मुझे लग रहा है कि अगर बाई करना है तो मुझे लग रहा है कि एक ओरेकल फाइनेंशियल से सर्विसेज है, ओएफएसएस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग का रुझान देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, कुछ टाइम से वीकनेस ज्यादा दिखा नहीं स्टॉक प्राइस में और आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्के सा पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है ओएफएसएस में। और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स के हिसाब से देखा है तो ऊपर रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं 9500 का, तो वहां तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और मुझे लग रहा है कि ओएफएस एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से 8600 का और होल्ड रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, और ऊपर टारगेट्स बनेंगे 9500 के लिए ओएफएस में। ओके, चलिए मिड कैप आईटी प्लेस में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर जरूर नजर डाली जा सकती है। इसके अलावा कोफोर्ज, परसिस्टेंट वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। पोजीशन है तो ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ है कि स्टॉक्स में हरा निशान वापस से लौटा है ज़रूर, लेकिन अदरवाइज स्पेस से फिलहाल तो और वेट एंड वॉच लिस्ट या कॉशन ही रखने की राय है। अगर वर्कआउट करना है, कुछ पोजीशंस बनानी है तो ओरेकल फाइनेंशियल को देखा जरूर जा सकता है। पोजीशन है तो 9500 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, लेकिन एसबीआई लाइफ पर भी एक नज़र होनी चाहिए और बाजार की रिकवरी पर भी एक नज़र होनी चाहिए। सेंसेक्स देखिए 81,721 के लेवल्स नीचे की तरफ हमने देखे थे, वहां से 81,900 के लेवल्स यानी कि करीब 200 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से फिलहाल अटेम्प्ट कर चुका है। बैंक निफ्टी पर भी 200 अंकों की हम निचले स्तरों से रिकवरी देख रहे हैं। 57,000 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ, और साथ साथ निफ्टी पर भी नजर डालें और ये तेजी क्यों आ रही है, सपोर्ट कहां से मिल रहा है। कुछ तमाम सेक्टर्स जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उम्मीदें जहां से नहीं बची थी, वो सेक्टर्स अब परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से सपोर्ट यहां पर इस वक्त मार्केट को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं हरा निशान है। साथ साथ फार्मा वैसे भी डिफेंसिव का काम करता था, बाजार को संभालता था और वो काम आज भी कर रहा है, लेकिन रियल एस्टेट ने बैक सीट पकड़ी थी, वहां से भी आज के सत्र में इनफैक्ट सेक्टर वाइज टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट सेक्टर आज के सत्र में इस वक्त नजर आ रहा है। तो आईटी और रियल एस्टेट से थोड़ी बहुत तेजी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। हालांकि इस वक्त अगर आप देखेंगे छोटे मझौले शेयर्स में तो बिकवाली ही हावी है। मिड कैप और स्मॉल कैप का खेमा जो है गिरावट झेलता हुआ। फीनिक्स मिल्स 5% की तेजी है। आज बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक को टच बेस किया भी था हमने 5% के गेंस के साथ। फीनिक्स मिल्स, अनंत राज के स्टॉक प्राइस को देखें
7% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। शिवांगी, कोई टेक आपका? रियल एस्टेट के इनकाउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन है। अनंतराज, फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ बिग शो ऑफ द डे के कैंडिडेट्स फिलहाल तो बन रहे हैं। जी मानसी, रियल एस्टेट स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा है कि पूरे हफ्ते यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 3-4 हफ्तों से ही थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंसेस रही है इसमें। चाहे आप हैवी वेट्स की बात करो या स्मॉलर नेम्स इस पूरे स्पेस में, तो यहाँ पे आज थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स रिवाइवल देखने को मिल रही है, बट नेगेशन अभी भी नहीं नजर आ रहा है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी भी एक थोड़े वीकनेस में ही नजर आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा इसमें स्टेबिलिटी आने दें और फिर फोकस करें। मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लेवल्स ब्रीच हुई है साइकोलॉजिकल 25,000 के। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर और पेन पॉइंट देखने मिल सकता है इन सेक्टर्स में जो जिनका कोरिलेशन बहुत हाई है मार्केट से। ठीक है, चलिए बाजार में कुछ और आपके लिए ट्रेड्स अच्छी खोजते हैं। निफ्टी बैंक इस बीच हरे निशान में लौटा है। 57,100 के ऊपर निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ वहां पर दिख रही है, लेकिन निफ्टी अभी भी है करीब 100 अंक कमजोर। थोड़ी रिकवरी वहां पर भी है। 24,900 के सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जरूर आया है। 24,960 के आसपास के आपको लेवल दिखेंगे। एसबीआई लाइफ आज का है ये टॉप गेनर निफ्टी में, और इसके नतीजे आए थे मिक्स्ड। लेकिन बजाज फाइनेंस की हो रही है पिटाई, क्योंकि प्रोविजनिंग वगैरह उसकी बड़ी है, क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड है। एमएसएमई सेगमेंट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले जो सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है, और आगे को लेकर आउटलुक भी मैनेजमेंट ने थोड़ा कमज़ोर दिया है। इसके चलते वहाँ पर गिरावट हो रही है। यूटीआई एमसी नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि 4% की गिरावट का ये शिकार हो रहा है। मिड कैप आईटी में आज हम वैसे बाइंग देख रहे हैं, थोड़ी सी राहत तो है। एम्फेसिस साहब देखिए ऊपर है। साइंट के नंबर्स वैसे हर पैरामीटर पर कमजोर दिख रहे थे, लेकिन साइंट 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। कोफोर्ज में आज हम बाइंग देख रहे हैं। एक व्यू आपसे चाहिए हरीश जी, सिंजीन की शेयर पर 2% के आसपास की मजबूती है और छोटी छोटी करके बाइंग हो रही है सिंजीन में। सिंजीन क्या और चलेगा? यहां पर नए सौदे बनाने चाहिए? अभिषेक जी, बिल्कुल। अगर सिंजीन का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए लास्ट कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में था और एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 625 के अराउंड। तो वहां से स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली अप ट्रेंड में है, और मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बन चुका है और एक डबल बॉटम का फ्रेम का ब्रेकआउट भी दे चुका है। और अगर देखा जाए तो हमने इसमें बाय का रिकमेंडेशन भी दिया था पिछले हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है कि इसमें और तेजी देखने मिल सकती है। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है ऊपर, लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि 730 लेवल तक ऊपर देखने मिल सकता है करंट लेवल से। और मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड भी अभी भी फेवरेबल है बाइंग के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी कंसोलिडेशन में ही है लेकिन नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल रहा है, तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। और मुझे लग रहा है कि नीचे पे ऊपर के और 730 लेवल्स पे टारगेट मान के चल सकते हैं। और किसी को बाइंग करना है तो करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 655 का, और होल्ड रखना चाहिए 730 लेवल्स के लिए। 655 का स्टॉप लॉस, 730 का टारगेट होगा सिंजीन के लिए। कल के सत्र में हमने देखा था कि कमजोर बाजार जरूर था, लेकिन कुछ कुछ शेयर एग्रोकेमिकल स्पेस में, फर्टिलाइजर में वो थोड़ा मूव दिखा रहे थे। एनएफएल को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, और शिवांगी जी व्यू आपसे चाहिए एनएफएल पर। हम देख रहे हैं कि 100 रुपए के ऊपर निकल गया है ये शेयर फिर से। हालांकि 150 रुपए के आसपास प्राइसेस इसके हुआ करते थे। शार्प डिक्लाइन आया था, लेकिन कल भी चढ़ा और आज भी हम तेजी इसमें देख रहे हैं। एनएफएल, इस पर दांव लगाना चाहिए? स्टॉक का अगर टेक्निकली हम बिहेवियर देखें तो ब्रेकआउट के बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेटिव फेज में ये जाता है ये स्टॉक। पिछले कई बार से हमने देखा है कि ऐसे ही पैटर्न रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नेगेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं इस ब्रेकआउट में, तो कंफर्मेशन तो है बुल्स का। बट मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और कूल ऑफ होने दें इसको वापस एक्यूमुलेट करने के लिए, बिकॉज स्टॉक में जो है हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है पिछले 2 दिनों में, और इसका पैटर्न यही रहा है कि कुछ दिन चलने के बाद ये थोड़ी सुस्ती जरूर दिखाता है। तो थोड़ा कूल ऑफ होने पे ही इसमें हम फ्रेश बाइंग के मौके ढूंढें। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसमें फ्रेश बाइंग के मौके खोजेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर में 1.5% ऊपर। लेकिन आज एनबीएफसीज का ना दम निकल गया है। जो भी आप एनबीएफसी देखेंगे
वहां पर आपको कमजोरी दिखाई देगी, क्योंकि जो लीडर है सेक्टर का बजाज फाइनेंस, वहां पर गिरावट आई है 5% के आसपास की। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सेंटिमेंट में वीक होते हैं, पता चला कि आपके कारोबार में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इंडस्ट्री के लीडर से कोई ट्रेंड मिला, आपने उसको फॉलो कर लिया। क्या आदित्य बिरला कैपिटल में वही हो रहा है? शेयर हम देख रहे हैं कि ये करीब करीब 4% कमजोर हो गया। हालांकि ये शेयर चला बहुत था। तपन जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, 150 रुपए से जो इसकी रैली की शुरुआत हुई, सीधे स्टॉक को लेगी 250 रुपए तक, और वहां जाके थोड़ा सा ठंडा हुआ शेयर। ये 260 रुपए के आसपास भाव दिखेंगे फिलहाल एबी कैपिटल के। क्या एबी कैपिटल कॉन्ट्रा बाइंग करने के लिए ठीक है, या फिर अभी रहने दें, थोड़ा माहौल क्लियर होने दें, उसके बाद कोई दाव लगाएं? ओवरऑल अगर आप देखो तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी ना काफ़ी प्रेशर में भी रिसेंटली रहे, क्योंकि जेन स्ट्रीट के बाद। और अगर हम लोग एएमसी की बात करें, ऑफ कोर्स आदित्य बिरला कैपिटल ब्रोकिंग बिजनेस भी है, तो थोड़ा वहाँ दबाव हमें देख रहे हैं। और आगे जाके भी ऑफ कोर्स वो मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो 25% का ग्रोथ बोल रहे हैं ईयर ऑन ईयर, इस तरह ना उनके ईयू में भी होगा। और रियल एस्टेट भी, अगर क्योंकि ये एक तरह की कह सकते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेट कंपनी, तो यहाँ रियल एस्टेट का भी थोड़ा आपका इम्पैक्ट आ जाता है इसमें। एएमसी की बात करें तो वहाँ एक इनका जो आदित्य बिरला कैपिटल का सबसे बड़ा अगर मेजर है तो एएमसी है, करेक्ट। और एएमसी का ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ना एयूएम क्रॉस हो गए, तो वो एक पॉजिटिव। और आप देखो कि काफ़ी हद तक ये सभी स्टॉक्स ना ये सब चले थे रिसेंटली, लेकिन वो यूटीआई एएमसी का इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। और आगे जाके मुझे ऐसे लग रहा है कि आदित्य बिरला अगर ब्रोकिंग बिजनेस उन सब की बात है तो इतना चल नहीं रहा है, एएमसी एक है उनका जो मेन चल रहा है। तो स्टिल आई फील कि आदित्य बिरला कैपिटल की जगह आई थिंक काफ़ी अच्छे अपने एचडीएफसी, एएमसी और काफ़ी 2-3 और स्टॉक है जो आप नज़र में रख सकते हैं। आदित्य बिरला ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। आई थिंक उनके जो पीयर्स कंपनी है वैल्यूएशन वाइज मुझे वो ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं कंपेयर टू आदित्य बिरला कैपिटल। जी बिल्कुल। हमारे साथ जो है अब खास सेगमेंट पे जो है ऑप्शंस के चैंपियन पे हमारी नज़र रहेगी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश भोसले। ऑप्शंस के चैंपियन में राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के। गुड मॉर्निंग राजेश, आपने ऑप्शंस के कौन से ट्रेड रहने वाले हैं आज? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, एंड यहाँ पे एक डिफेंसिव काउंटर पे हम फोकस करेंगे। फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी हमें काफी अच्छा लग रहा है। अगर डॉक्टर रेड्डी कल के सत्र में देखें तो एक बुलिश ब्रेकअवे गैप हमें देखने को मिला था, एंड काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक अपटिक दिया था, एंड आज एक फॉलो बाइंग डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल रहा है। अगर आप टेक्निकली देखें तो आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ऐसे मार्केट में कुछ डिफेंसिव स्पेस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर रेड्डी का 1280 का कॉल बाय करना है। ये लगभग 15 और 16 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 7 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 34। इसका जो लॉट साइज है 625 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5625 का, एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 11,250 की। जी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ऑप्शंस के लिए आप देखिए, डॉक्टर रेड्डीज के लिए 1280 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करें, अधिकतम मुनाफा 11,250, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 फेवर में है। लेकिन धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। और वायदे बाज़ार में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर जो है जानकारी लें। 10 में से 9 लोगों को जो है नुकसान एफएनओ सेगमेंट में देखने मिलता है। लेकिन चलिए तपन, आपसे एक सवाल पूछना था कि हमने रियल्टी की बात कर ली, एनबीएफसीज की बात कर ली, जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है इस पे जो है ऑफ कोर्स थोड़ी सी तो क्लैरिटी देखने मिल रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, इनके अर्निंग्स भी अच्छे आए हैं। और इस पे जो है ऑफ कोर्स एक बार देखना था कि हमने तो बात कर ली, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है वो आप कैसे देख रहे हैं? एसबीआई लाइफ पे नतीजे अच्छे आए हैं, और एक टाइप से फ्लाइट टू सेफ्टी भी होता है, जिस तरह उतना भी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जो है आपको नहीं देखने मिलता है। एलआईसी की जगह एसबीआई लाइफ दिखाएं, स्टॉक वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी इंडेक्स में है। इस पे आपकी राय चाहिए कि किस तरह लाइफ इंश्योरेंस इंसुलेटेड और किस तरह बढ़ रहा है, और लॉन्ग टर्म व्यू ही दीजिए।
जी लॉन्ग टर्म व्यू इंश्योरेंस अगर आप बिजनेस देखें ना तो काफ़ी सेफ है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ना हमें भी पता है कि बहुत बड़ा रनवे है यहाँ से। क्योंकि अगर हम लोग SBI लाइफ की भी बात करें, जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली, हाँ मिले जुले लगेंगे लेकिन ठीक ठाक था कंपेयर टू जो जिस तरह का माहौल अभी है। और HDFC लाइफ का भी आगे ठीक ठाक ही था। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर इनकी VNB की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 26 से 27% का VNB ग्रोथ बोल रहे हैं यहाँ से। इवन अगर हम लोग प्रोटेक्शन ट्रेडिशनल प्लान इनकी बात है वो भी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ से क्या होता है, वो बैंक इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, खास करके HDFC लाइफ और SBI लाइफ इन सब का। और यहाँ से ना डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है और पेनिट्रेशन ऑलरेडी है 7-8% है, लेकिन यहाँ जाके ऑफकोर्स वी अंडर पेनिट्रेट, तो इंश्योरेंस बिजनेस यहाँ से रहेगा आगे भी। लेकिन देखिए ये ऐसा सेक्टर नहीं कि रातों रात भागेगा, ये वेल नोन सेक्टर है, तो यहाँ आप डिसेंट रिटर्न की उम्मीद रख के चले। ऐसा कोई बड़ा कंपाउंडिंग रिटर्न कह सकते हैं 25-30% ऐसे ये ग्रोथ सेक्टर नहीं हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये वेल डिस्कवर्ड मार्केट है। लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स, IRDA की इनिशिएटिव्स आ रही है इंश्योरेंस के लिए। और परसिस्टेंस रेशियो अगर आप देखो इन सबके इंप्रूव है। परसिस्टेंस रेशियो अगर हम लोग बात करें SBI की ऑलमोस्ट 87 के आसपास है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सब देख के जब मैं ये सब रेशियोज देखता हूँ, जिस तरह से डिमांड है, आई थिंक ये एक सेफ बेट रहेगा इंश्योरेंस बिजनेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको दे सकता है यहाँ से। ओके, दैट्स अ फंडामेंटल व्यू। और कंसिस्टेंट रिटर्न देने का दमखम रखता है और इसीलिए लंबी अवधि के लिए SBI लाइफ पर फोकस ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आदित्य अग्रवाल हैं हमारे साथ। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स प्रदेश पर। नॉट अ वेरी ग्रेट स्टार्ट टू द मार्केट। फ्राइडे सेशन है, वॉलेटाइल मूव्स हैं, बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में कामयाबी तो हाथ नहीं लग रही है फिलहाल। बेंचमार्क्स एंड ब्रॉडर मार्केट्स फीलिंग द हीट। आप कैसे देख रहे हैं? स्टॉक वाइज आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? मानसी, थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर है। मुझे लग रहा है मार्केट रेंज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, लगातार रेंज में ही है। पहले 25,000 का नीचे का सपोर्ट था, अब वो नीचे घिसक के 24,800 पे आ चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा 24,800 के नीचे जब तक मार्केट तोड़ता है कुछ बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। अब रेंज 25,200 से लेके 24,800 का हो चुका है। ये 400 पॉइंट के बीच में मुझे लग रहा है मार्केट ऑसिलेट करेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो उसमें भी हम देख रहे हैं एक बहुत ही लिमिटेड रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी 57,300 ऊपर में और 56,800 से लेके 56,700 नीचे में। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेट करेंगे। हम यहाँ पे अगर स्टॉक्स की बात कर ले तो हम लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की बात कर रहे थे, तो उसमें से SBI लाइफ ही मेरे रडार पे है। उसमें फ्रेश बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। चार्ट सेटअप बहुत ही बेहतरीन है SBI लाइफ का। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह। 1930 का यहाँ पे टारगेट लगाना है, 800 रुपया का स्टॉप लॉस लगाना है। SBI लाइफ पहला स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे। दूसरा डॉक्टर रेड्डीज, रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में हमने कल खरीदारी देखी थी, आज फॉलो अप मूव देखने मिल रहा है। डाउनवर्ड चैनल से एक ब्रेकआउट आया है इसमें डॉक्टर रेड्डीज में। अच्छे वॉल्यूम्स पे कल स्टॉक मूव कर रहा था। तो करंट लेवल्स पे डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी करनी चाहिए। 1380 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 1250 का स्टॉप लॉस। लाइफ लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन इस पर बनता हुआ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं 1.25% की तेजी के साथ। SBI लाइफ में 1930 तक के टारगेट्स आदित्य एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और DRL में 1380 तक के लेवल्स। लेकिन मार्केट में इस वक्त जो कमजोरी है, कोई पॉजिटिव साइंस नहीं नजर आ रहे हैं और वन साइड अप मूव तो बाजार ने देखना ही बंद कर दिया है। मानो लगभग अक्टूबर के महीने से ही, पिछले साल अक्टूबर से ही ये सिलसिला चला है। मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, संभलने की कोशिश करते हैं मार्केट। तमाम ऐसे सेशंस भी आते हैं जब अच्छा एक्शन भी दिखा जाते हैं मार्केट, और ढेर सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इन सबको झेल रहे हैं। लेकिन जो एक तेजी का दौर है वो देखना मार्केट ने मानो बंद कर दिया है। स्टॉक वाइज मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज लगातार है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट्स मिसिंग है। नतीजे भी बाजार को बल फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस पर तो नजर है ही हमारी, और ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो कुछ आता है उस पर भी फोकस है। कैनरा बैंक पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव है। टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए गए हैं। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन साथ साथ टारगेट्स जो हैं
120 से बढ़ाकर 135 इस रिपोर्ट में कर दिए गए हैं। कैनरा बैंक 113 के स्तर पर तो फिलहाल आधे % की तेजी पर ट्रेड कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो कंपनी के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अर्निंग्स एस्टिमेट भी लगातार बढ़ाते गए हैं ये, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर स्टॉक जो है अच्छा नजर आता है, और इसी के चलते ब्रोकरेज वाइज पॉजिटिव रिपोर्ट टारगेट्स को बढ़ाया गया है। कन्विक्शन आदित्य, क्या कैनरा बैंक पर बनता है? 135 तक के लेवल्स की बात हो रही है। बिल्कुल मानसी, इसमें एक और नाम ऐड करना चाहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक के साथ साथ। पहले हम कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं। कल बहुत ही बेहतरीन मूव देखा था हमने, अच्छे वॉल्यूम्स पे था, और आज फॉलो अप बाइंग भी देखने मिल रही है स्टॉक में। ऊपर से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आई है, बट मैं उसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी से यहाँ से अगर थोड़ी बहुत और अपमूव आना है तो फिर PSU बैंक्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पहले हम कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं। करंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए बिल्कुल। मेरा भी टारगेट यहाँ पे 135 का ही आ रहा है। 135 के टारगेट के लिए थोड़ा पोजिशनल बाइंग करे इसमें, और नीचे में स्टॉप लॉस लगा 108 रुपए का। 108 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे कैनरा बैंक में 135 के टारगेट्स के लिए। दूसरा, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लॉन्ग लेना चाहूंगा मानसी। करंट लेवल्स पे टारगेट ऊपर में हमको लगाना है 260 का, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 240 का। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ 260 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी, और 135 के लक्ष्य के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट व्यू आदित्य। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही पसंद आते हैं, और कैनरा बैंक की तो मैनेजमेंट से हम बात भी करने वाले हैं। 10 बजे के आसपास कैनरा बैंक का मैनेजमेंट TT नाउ स्वदेश पर जुड़ेगा, और आपसे विस्तार से हम बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स क्या हैं, आने वाली तिमाहियों के लिए उनके प्लान्स क्या हैं, ये सब विस्तार से बातचीत होगी ज़रूर। लेकिन इस बीच फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, और ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो 10 के बाजार, मार्केट के महारथी, ये सब कुछ कमोडिटी मार्केट का अपडेट आपके लिए लेकर वापस जुड़ेंगे। आप बने रहिए। ये रोशनी का सफर दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी हम करके दिखाते हैं, पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर। अदानी। स्वागत है आपका फिर से मार्केट लाइव में। आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन नतीजे बाजार को सपोर्ट करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। और बजाज फाइनेंस आज टूट गया, 900 रुपए तक गिरा, वहां से थोड़ा सा ऊपर जरूर आया है। हालांकि अभी भी 4.25% के आसपास की गिरावट है, और बजाज फिनसर्व अपने नतीजों से पहले कमजोर है। उतनी ही गिरावट हम बजाज फिनसर्व के शेयर में भी देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहद कमजोर है। करीब 700 शेयर अगर चढ़ने वाले हैं तो 1700 शेयर से ज्यादा गिरने वाले शेयर बाजार में आज आपको दिखाई देंगे। और निफ्टी में 50 में से इस वक्त सिर्फ 6 शेयर ऐसे हैं जहां पर हरा निशान दिख रहा है, अदरवाइज 44 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये मार्केट के ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर। लेकिन बजाज फाइनेंस आज टूटा क्यों? नंबर्स तो अच्छे दिख रहे थे, NII में, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन बावजूद उसके ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन शेयर को लेकर क्यों नहीं है? और मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कह दिया कि आज शेयर भारी गिरावट का शिकार हो रहा है? वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार खुलने से पहले भी हमने समझा था कि बजाज फाइनेंस के नतीजों में चिंताएं क्या हैं। वरुण, जरा बताइए कि गिरावट के पीछे की जो प्रमुख वजह हैं वो क्या हैं, और ब्रोकरेजेस अब क्या कह रहे हैं यहां से? देखिए, अगर गिरावट के आप प्रमुख वजह ढूंढने जाएंगे तो वो केवल और केवल मैनेजमेंट की कमेंट्री है। देखिए, हुआ क्या है कि नतीजे तो अच्छे आ गए, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल था वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि कंज्यूमर लेवरेज, यानी कि जो उधार देते हैं, वो अभी भी एक चिंता की बात बनी हुई है। आगे चल के जो ओवरऑल डिपॉजिट है, जो कि कंपनी के कुल बिजनेस में 19% कंट्रीब्यूट करता है, वो करीब 15 से 16% कंट्रीब्यूट करेगा। हालांकि इसके बाद भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन दूसरी दिक्कत की बात जो इन्होंने की है वो ये है कि MSME सेगमेंट, जो कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के ओवरऑल कारोबार में, वहाँ पे दिक्कत की बात है, और वहाँ पे प्रेशर जो है वो अच्छा खासा माउंट होते हुए अब नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो ये MSME के अंदर 17 इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, उसमें से 13 इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्लोनेस का सीधा सीधा संकेत दे रही है, और 3 इंडस्ट्री तो ऐसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है।
केवल एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ठीक ठाक चल रही है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी। और इनका कहना है कि FY26 में आगे चल के भी जो MSME सेगमेंट है उसमें शायद सबसे धीमी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। वहाँ पे ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से धीमी रहने वाली है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत एलिवेटेड था, वो क्योंकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट जो है वहाँ से खासकर प्रेशर देखने मिला। और Q3 से क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सुधरता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक और क्वार्टर जो है वो क्रेडिट कॉस्ट का जो पेन है वो शायद आपको देखने मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसी कमेंट्रीज थी मैनेजमेंट की जो शायद एनालिस्ट कम्युनिटी या फिर इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। इसके लिए आपने देखा कि कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने अपना प्राइस टारगेट भी काट दिया, कुछ ने डाउनग्रेड भी किया है। जैसे कि JP मॉर्गन की बात मैं करूं तो उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। हालांकि कुछ ने प्राइस टारगेट बढ़ाया भी है, लेकिन हाँ JP मॉर्गन जैसी जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक थी, खासकर MSME को लेके, कंज्यूमर लेवरेज को लेके, क्रेडिट कॉस्ट को लेके। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि उस तरह का रिएक्शन जो है अच्छे नतीजों के बाद भी बजाज फाइनेंस में देखने मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक में आज गिरावट देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये MSME को लेकर और 2 व्हीलर 3 व्हीलर को लेकर इस सेगमेंट में चिंताएं हैं। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी सी एलिवेटेड है, ऊपर है, वो चिंता है। और जो प्रोविजनिंग बढ़ाई है उन्होंने 26%, उससे चलते भी बाजार थोड़े से चिंतित हैं। और मैनेजमेंट ने जो AUM ग्रोथ के बारे में जो गाइडेंस दिया वो कहा है कि 23 से 25% के आसपास की AUM ग्रोथ की गाइडेंस रह सकती है। लेकिन वही है कि हाँ, ब्रोकरेजेस का खेमा बटा हुआ है। बर्नस्टीन ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट है 640 का। UBS की सेल की रेटिंग 750 का टारगेट। लेकिन कुछ और जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं, CLSA ने कहा कि एक्यूमुलेट कीजिए और 1150 के टारगेट दिए हैं CLSA ने। जेफरीज की बात करें तो 1100 के टारगेट उनके भी हैं। JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स अब इनके न्यूट्रल के व्यू हैं, 960-70 के आसपास के टारगेट हैं। तो ये कुछ ब्रोकरेजेस हैं जिनके ऊपर के टारगेट हैं और कुछ के मौजूदा भाव से काफी नीचे के भी टारगेट हैं। तो ब्रोकरेज कम्युनिटी बजाज फाइनेंस को लेकर बची हुई, लेकिन शेयर आज गिरावट का शिकार हो रहा है और लोअर लेवल से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। निफ्टी बार बार हम देख रहे हैं कि अपने 24,900 के सपोर्ट्स के आसपास जा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, बार बार हम देख रहे हैं कि 57,000 का लेवल कोशिश कर रहा है कि उसको ऊपर टिका जाए, लेकिन आज मामला थोड़ा सा वीक ही है। हालांकि लोअर लेवल से आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरुआती जो झटका लगा था करीब 6% के आसपास का, अब वो कम हो गया है। बजाज फाइनेंस आपको दिखेगा करीब 3.5% नीचे। बजाज फिनसर्व करीब आप देखिए 20 रुपए रिकवर कर गया। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 899 तक गिरने के बाद यहां पर भी 20-25 रुपए के आसपास की रिकवरी आ गई है। तो थोड़ी रिकवरी तो आ रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के